अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा देखते रहें। अच्छा, पता नहीं क्या लड़कियों को क्या मसला होता है कि वो उन्हें बड़ा वो होता है, पता नहीं मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, मैं पता नहीं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही, पता नहीं मेरा मेकअप ठीक हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, ये हर किसी के साथ मसला है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं करती हूँ, सारे ही करते हैं और करना भी चाहिए, खूबसूरत नज़र आना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ भी खूबसूरत हो, चाहे वो मैं कहती हूँ कलर, अगर सबसे ज़्यादा जो ब्राइट कलर होते हैं आप उन्हें देखें तो अच्छा अच्छा सा फील आता है ना, तो इसलिए खूबसूरत नज़र आना तो अच्छी बात है, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, सुबह सुबह संडे का दिन तो यकीनन आप लोग जो है सुबह सुबह उठ चुके होंगे, कुछ लोग उठ चुके होंगे और कुछ लोग सो रहे होंगे। वैसे ज़्यादातर अब जो है लोग संडे के दिन उठते हैं, अपनी फैमिली के साथ नाश्ता और ये सारी चीज़ें करते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर आके दिन को सो जाते हैं। ये चीज़ मेरे हाल से ज़्यादा अच्छी है कि सुबह आप उठ के अगर आपने ब्रेकफास्ट करने जाना है, फैमिली को टाइम देना है, तो आप दें, आप वापस आके सो जाएं। तो यकीनन जो लोग जाग रहे होंगे, हमें देख रहे होंगे, तो आपको आज का शो भी यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर हमारे शो में बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। टाइम बिल्कुल ज़ाया किए बगैर, क्योंकि आज बड़ा मज़ेदार शो होने वाला है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। क्योंकि ये जो हम एक साल से जो फंसे हुए हैं ना जिन चीज़ों में, आज वहीं हमने जाके बातें करनी है, तो क्या हो सकता है वो अभी अभी आपको मैं बताती हूँ। और साथ साथ आप हमारा शो देखते रहें। सबसे पहले एजुकेशन से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जो गेस्ट हैं मोहम्मद अख्तर अराई, उनको वेलकम करेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, उसके अलावा जो हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी डॉक्टर। और डॉक्टर अगर आज हमारे साथ हैं तो यकीनन बहुत जो एक साल का अरसा हमारा कितनी मुश्किल में गुजरा है, आगे क्या है, किस तरह से बचाव हो, 10,000 सवालात मेरे जहन में, और अगर आपके भी जहन में हो तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अरशद साहब, उन्हें वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करूंगी और फिर मैं आप तक आऊंगी, ताकि जब तक आप अपनी ग्रीन टी पी लें। अच्छा, ये बताएं कि कोरोना, क्योंकि सबसे पहले जो अब पूरी दुनिया भर में एक ज़्यादा मेन इशू इस टाइम पे कोरोना है, ठीक है, ये मुझे बताएं कि थर्ड वेव आ चुकी है कोरोना की, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो थर्ड वेव है ये कितनी ख़तरनाक होगी? ये थर्ड वेव जो है इतनी लीथल नहीं है जितनी पहले थी, अच्छा। ठीक है, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा इन्फेक्टिव है। अच्छा। मसला ये है कि ये जो कोरोना वायरस है ना, ये बेसिकली एडिनो वायरस है। वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, हमारी बॉडी जो है वो सेल पे बनी है, ये चीज़ें भी सेल पे हैं, ठीक है, और ये सिंगल सेल्स के ऊपर है। अच्छा। जैसे हमारी बॉडी है ना, तो देर आर अंदाज़न तकरीबन 40 ट्रिलियन सेल हैं जिससे एक बॉडी बनती है, ठीक है। तकरीबन 200 से ज़्यादा टाइप के सेल हैं जिससे जो मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। तकरीबन 80 बिलियन सेल्स हैं जो दिमाग, हराम मगज़ और पेरिफेरल नर्व्स बनाते हैं, ठीक है। अगर आप एक पेपर पिन ले, ठीक है, तो पेपर पिन का जो हेड है इतना छोटा सा, इफ़ वी हैव टू कवर दैट विद ह्यूमन सेल, और ह्यूमन सेल में लेके उसकी एक शीट बनाऊं, तो उस पेपर पिन के हेड को कवर करने के लिए तकरीबन 10,000 सेल यूज़ होंगे। सो यू कुड ईजिली इमेजिन कि कितनी छोटी चीज़ है, ठीक है। कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस, जीपी वायरस और जीटा वायरस, ये 3 वायरस हैं जो आरएनए हैं। अच्छा। बाकी जितने वायरस हैं उनका जीनोम जो है वो डीएनए के ऊपर है, ठीक है। इसीलिए डीएनए की जो मशीन है वो पीसीआर मशीन है। अच्छा। लेकिन कोरोना को करने के लिए आरटी-पीसीआर मशीन है, डेट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। उसमें हम इसको में आरएनए को लेकर डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, फिर आइसोलेट करते हैं। अच्छा। व्हाट पीपल आर पॉन्डिंग अबाउट, टकरे मार रहे हैं जो, ठीक है, वो ये कि जी बलगम जम जाता है जिससे मौत होती है, खून जम जाता है। अब थ्योरी मिलान से आई, इटली से, उन्होंने 70 पेशेंट की ऑटोप्सी की थी, उन्होंने देखा कि शरियानों में खून जमा हुआ, दे केम अप विद द आइडिया कि जी जम जाता है, उससे होता है। एक्चुअली साइंटिस्ट ने खोला मरे हुए आदमी को, उन्होंने देखा बलगम है, वो उसने एयरवे को क्लॉक किया हुआ है। दे कम टू द कंक्लूजन कि जी ये कॉज ऑफ डेथ है।
वहाँ पे रुक गए हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इससे ये रास्ता आगे कहीं तो नहीं जाता। ठीक है। होता ही ये है, हमारी बॉडी है ना इंजीनियरिंग का शाहकार है अल्लाह ताला की। ठीक है। ये ट्रैकिया है, सांस की नाली। 3 लोब होते हैं राइट साइड पे, 2 होते हैं लेफ्ट साइड पे। 3 ब्रोंकस, 2 ब्रोंकस। ठीक है। उसके बाद 17 डिवीजन है ब्रोंकस की, ब्रोंक्योज एंड ब्रोंक्योलोज एंड ब्रोंक्योलोज इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद फिर एयर सैक है। एयर सैक सिंगल सेल है। अच्छा। ताकि ऑक्सीजन बहुत आराम से चली भी जाए और कार्बन डाइऑक्साइड निकल भी आए। ठीक है। इससे ऊपर जो ब्रोंक्योलोज है ना, उसमें बलगम है। बलगम हर आदमी के फेफड़े में होता है, इसलिए कि हम हवा से सांस ले रहे हैं। फॉरेन बॉडीज हैं, डस्ट है, ये सब कुछ इसको रोक लेता है ताकि एयर से के अंदर बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन जाए। ठीक है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द इंजीनियरिंग। ठीक है। ये बलगम जो है ना, इसके नीचे ब्रोंक्योज में सिलिया होते हैं। सिलिया समझ लें जैसे बाल है हमारे, इस तरह ले लेना आप अगर इसको, तो ये सिलिया है, इसके ऊपर ब्रोंकस वो है, बलगम है। ठीक है। इसकी रिदमिक कंट्रक्शन जो है ना, वो इसको ऊपर लेके जाती है। ठीक है। इसके बाद ब्रोंकस जो है और ट्रैकिया, इसमें सिलिया नहीं होते, इसमें सी शेप कार्टिलेज होते हैं। अच्छा। सी शेप कार्टिलेज का मतलब अल्लाह का ये था कि उसमें स्पेस हो, ये कंट्रैक्ट कर सके। अच्छा। ठीक है। वहाँ से ऊपर तक का सफ़र बलगम का ये सी शेप कार्टिलेज करते हैं। एक कार्टिलेज एट द टॉप ऑफ द ट्रैकिया, वो है जो कंप्लीट है, ओ शेप्ड है। उसका पर्पस ये है कि जब बलगम ऊपर चला जाए तो वो वापस ना आए, वो कंट्रैक्ट करे, वो रोक दे रास्ते को, वो आपके पेट में चला जाए या आप स्पिट आउट कर दें। ठीक है। अब होता ये है, व्हाट आई एम अबाउट टू से इज अ थ्योरी। ठीक, कि ये आपके सेल के अंदर एक जनरेटर अल्लाह ताला ने रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसका काम है आपके जिस्म की जो एनर्जी करेंसी है, एटीपी, उसको बनाना। ठीक है। अब जब ये वायरस जाके वहाँ पे अटैक करता है और एनर्जी बनाना बंद कर देता है ना, तो होता क्या है कि ये सिलिया जो चल रहे हैं तेज़ी से, इनकी स्पीड पहले कम होती है, फिर ये रुक जाते हैं। ये रुक जाते हैं तो जो बलगम बन रहा है मुस्तकिल, वो बन रहा है, और वो इस एयरवे को पहले इतना सुराख है, फिर जैसे जैसे बलगम भरता गया तो ये सुराख ख़त्म होता गया। एट अ टाइम कम, जब ये बिल्कुल सुराख बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जा सकेगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल सकेगी। आपके घर का जनरेटर होता है ना, ठीक है, वो जब तक चलता है घर रोशन होता है। बिल्कुल। जब ये जनरेटर, जिस्म का जनरेटर जो है वो बंद होता है, वो भी अंधेरे में जनरेटर से ख़त्म हो डूब जाता है, आपका जिस्म भी डूब जाता है अंधेरे में। डेट इज़ द बेसिक थ्योरी। पीपल इसको अभी तक हम कर नहीं रहे हैं। ठीक है। आप इसको ठीक करो। मैं पेशेंट करता हूँ, ठीक है, बिलीव मी कि मैंने पेशेंट जो कि सांस नहीं ली जा रही है, 105 टेम्परेचर, स्मेल, टेस्ट, इस पे हम आपसे अभी बात करेंगे, पूरा प्रॉपर सारी चीज़ें हमने सवाल करने पर थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। माँ बाप, आजकल के पेरेंट्स बड़े नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अच्छा, मैं हर जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं आज खुश हो जाएंगे कि मैं उनकी आवाज़ बन रही हूँ कि 1 साल जो ये सिलसिला रहा, काफ़ी अर्सा बच्चे स्कूल नहीं गए, और उसके बाद जब इतने महीनों के बाद गए तो, क्योंकि ज़्यादातर तो ये हुआ है कि जॉब लोगों की चली गई कोरोना में, जब लॉकडाउन लगा, उसके बाद जब वापस आए हैं तो एजुकेशन का कोई सिस्टम ही नहीं बन पाया। चलो फीस तो लोग दे रहे हैं, कोई मसला नहीं है, पर वो समझ नहीं आ रहा ऑनलाइन, और उसके बाद ऑनलाइन समझ ही नहीं आ रहा बच्चों को किस तरह पढ़े। इस मोबाइल से हम बच्चों को दूर करते थे, फिर मोबाइल हम लोगों ने हाथ में दे दिया। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले दुनिया भर में जो है, जो ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी है, वो पहले ही क्लासरूम में जा चुकी थी। पेपरलेस एजुकेशन की तरफ जाया जा रहा था। तो हम लोग क्या है कि जो नई रिसर्च होती है हम उसको फॉलो नहीं करते। हम बड़े ट्रेडिशनल और बैकवर्ड वर्ड यूज़ कर लें तो अच्छी बात है कि हमारी सोच ही ऐसी है कि हम वो पुराने तरीक़ों से ही सोचते हैं आज भी। जो तब्दीली एक क्लासरूम में आ रही थी दुनिया भर में, वो यहाँ पाकिस्तान के क्लासरूम में नहीं आई। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं जो ब्रांडेड क्लासरूम्स थे, यानी कि आई मीन टू से कि जो बड़े स्कूल हैं जहाँ पर 25, 30, 50,000 रुपीज़ फ़ीस होती है, वहाँ पर तो टेक्नोलॉजी क्लासरूम में थी, और वो ऑनलाइन जो मीडियम है वो भी यूज़ कर रहे थे, या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी यूज़ कर रहे थे, या क्लासरूम के अंदर स्मार्ट बोर्ड भी मौजूद थे। तो वो पेरेंट्स और वो क्लास जो थी वो तो इंट्रोड्यूस थी। जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है वो इस चीज़ से बिल्कुल गाफिल थी, या
वो इस पे आना भी नहीं चाह रही थी, उनकी बजट भी नहीं थी। कोविड जब आ गया तो इसने हमें पुश कर दिया आगे की तरफ, हमारा लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया। हमारे पास कोई ऐसे स्किल ही नहीं थे, हम लोग इस तरह की कोई चीज़ कर ही नहीं रहे थे, ना हमारे एजुकेशन सेक्टर में ये ऐसा हो रहा था। गवर्नमेंट सेक्टर तो, पब्लिक सेक्टर तो बिल्कुल ही बैठा हुआ है। आज भी दीवार के ऊपर वो काला पेंट कर देते हैं और चौक जो है वो कहीं ना कहीं से डोनेशन के साथ होता है, वो पेंट से नजर भी नहीं आता लिखना। वो कहाँ स्मार्ट बोर्ड पे जाएंगे, वो कहाँ ऑनलाइन पे जाएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर कुछ न कुछ कर रहा था। अब अचानक ऐसा मामला हो गया है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सके। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज एक्सेप्ट की है, हमारे पास मोबाइल। ठीक है, अब आप पीछे अगर 10 साल पीछे देखें तो ये एंटरटेनमेंट के लिए यूज हो रहा है, अभी भी एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स खेली जा रही हैं। बच्चे को फीडर पिलाया जा रहा है तो उसको कार्टून या कोई वो लगा के दी जा रही है ताकि बच्चा खाए पिए। बच्चा बोलना सीखता है, उसके साथ मोबाइल भी देख रहा है। जब एक आईटी स्मार्ट जनरेशन पैदा हो गई है तो हमें उसको एजुकेट करने के लिए भी एनवायरनमेंट के अंदर वो तमाम चीज़ें लेकर आनी चाहिए थी, मगर हम नहीं लेकर आ सके। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी नहीं थी, फैसिलिटेट नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट। तो मुख्तसरन ये है कि प्राइवेट सेक्टर के जो बजट अच्छी वाले स्कूल थे उन्होंने तो अपने उन लोगों को फैसिलिटेट कर दिया। जो गरीब या मिडिल क्लास थे वो बेचारे बेयारो मददगार रहे। अब कोविड आने के बाद यकायक जब हुआ तो एक ही तरीका था कि वो जो हर बच्चा मोबाइल यूज़ कर सकता है, व्हाट्सअप यूज़ कर सकता है, तो उन्होंने व्हाट्सअप के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए शुरू कर दिया कुछ न कुछ पढ़ाना। अब वो उससे क्या हुआ कि वो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वो चैट करते हैं, वो वहाँ पर गेम खेलते हैं। पेरेंट्स ने पहले भी लेके देते रहे, अभी जो गरीब से गरीब पेरेंट है उसने भी स्मार्टफोन लेकर दे दिया बच्चों को। वो बच्चे जो है, मैं तो अब बेराह रवि का शिकार कहता हूँ, क्योंकि जब उनको एक गलत ट्रैक पे लगा देंगे, बेराह का मतलब है कि जो रास्ता उन बच्चों के लिए एजुकेशन की तरफ जा रहा था वो बेराह हो गए, उनका रास्ता चेंज हो गया एंटरटेनमेंट की तरफ। तो ये सबसे बड़ा अलमिया है। मुख्तसरन ये है कि हमें अब सोच लेना चाहिए कि अब हमने जीना कोविड के साथ है और इस तरह के वायरसेस आ भी सकते हैं फ्यूचर में, तो हमें स्मार्ट लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें स्मार्ट एजुकेशन भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, हमें पीसी पर, कंप्यूटर पर बच्चे को पढ़ाना चाहिए, ना कि मोबाइल फ़ोन पर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सिम भी होती है, फिर उसका यूज़ का ट्रेंड ज़रा डिफरेंट है। तो इसी वजह से पीसी हो या जो आजकल तो 12-15 हज़ार का पीसी मिल जाता है, जो कि थोड़ा और महंगा हो गया है। गवर्नमेंट वहाँ भी थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर पा रही है, टैक्सेस बढ़ाती जा रही है और डिवाइसेस महंगी हो गई। बहरहाल हमें जो है बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा ऑनलाइन। ब्लेंडेड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट अब आ रहा है। दुनिया भर में होम स्कूलिंग चल रही थी। अच्छा। और वो बिल्कुल वैसे भी होम स्कूलिंग करते हैं विदाउट एडमिशन इन स्कूल। अब पाकिस्तान में भी होम स्कूलिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है, क्योंकि घर में बैठ के ट्यूशन पढ़ाई जा रही है, मगर उससे बेहतर ये है कि आप किसी ऑनलाइन भी आप साथ पढ़ाएं और स्कूल के साथ भी चलें। तो अब ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इन मिडिल क्लास और मिडिल लोअर क्लास लोगों को कि हमने जीना है तो कोविड के साथ, और इसके अंदर से हमने रास्ता निकालना है और अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुस्बत करना सिखाना है। यानी कि हमारे देखिए, आप देखिए यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मौजूद होते हैं, ठीक है, यूट्यूब तो हर पॉजिटिव और नेगेटिव यूज के लिए यूज हो रहा है। तो हमें स्कूलों के जो ऑनलाइन सिस्टम होते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, या जो उन्होंने पोर्टल बनाए होते हैं, उन पोर्टल को खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें अपने बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ाते रहना चाहिए और साथ साथ जो है वो जो उनकी फेस टू फेस क्लास होती है उसके अंदर भी जाना चाहिए। ठीक है जी। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मिडिल क्लास कहती है कोरोना खत्म हो गया, अब क्यों ये जो ऑनलाइन पे स्कूल। डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हुए ना, हम पूछते कोरोना खत्म हो गया या नहीं हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, अभी जो पेशेंट आपके पास कुछ आए हैं तो आपको क्या सिचुएशन लगी है, क्या करना चाहिए, जो हमारे देखने वाले हैं, हमारा शो देख रहे हैं उनके लिए? देखें, एक बीइंग अ डॉक्टर, ठीक है, मेरा काम है जिसके लिए मुझे अल्लाह ने इस कुर्सी पे बिठाया कि मैं बीमारी का इलाज करूं, ठीक है, मैं उसके सिम्टम के साथ नहीं खेलूं। मैं सिम्टम के साथ खेलूंगा, मैं जब तक दवाई दे रहा हूं वो सिम्टम दबे रहेंगे। हाँ। लेकिन जिस दिन मैं दवाई छोड़ूंगा तो उसके 1 हफ्ते बाद वैसे ही तकलीफ होगी, इसलिए कि बीमारी अपनी जगह पे है, ठीक है। वायरस से ना यू हैव टू, इसका उस वक्त तक इलाज हो ही नहीं सकता। मैंने अभी आपको रिस्पायरेटरी म्यूकस प्लगिंग की वजह बताई है, ठीक है।
अब अगर आप उसको करेंगे कि जी इन्फ्लेमेशन हो गया इसकी वजह से हो रहा है और यही मेन चीज़ है, तो आप कभी कंप्लीट इलाज कर ही नहीं सकते। अभी भी WHO का जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि आपका पेशेंट जो है उसको अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, बाईपैप पे चला गया, तो उसको 3 से 5 हफ्ते लगते हैं ट्रीटमेंट के, विच इंक्लूड बाईपैप, एंटीबायोटिक, एंटीकोगुलेंट एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, कोरोना हर उस आदमी को बहुत जल्दी होता है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ठीक है, हर उस आदमी को जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और कोरोना हो जाए उसमें लिथलिटी का या मरने का रेशो कहीं ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है। आप उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हो तो आप तो उसकी इम्यूनिटी को और डैम्पन डाउन कर रहे हो ना, तो दिस इज नॉट द ट्रीटमेंट। ठीक है, आप वायरस को इरिडिकेट करें। मेरे पास, आपने पूछा था, मेरे पास पेशेंट आते हैं जी। ऐसे कि जो कि मर रहे होते हैं। ठीक है, मैं उनको एक ट्रीटमेंट देता हूँ, विद इन 14 आवर्स दे आर अप एंड अबाउट लाइक अ हॉर्स। ठीक है, उनका बुखार सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। एहतियातन मैं 2 सेशन करता हूँ। ठीक है, तीसरे दिन WHO का क्राइटेरिया है कि आप ठीक भी हो जाओ 3 से 5 हफ्ते की ट्रीटमेंट, तो आप अगर पॉजिटिव हो तो कोरोना नेगेटिव होने में यू नीड तकरीबन 10 से 12 हफ्ते। ठीक है, 2.5 महीने से 3 महीने। ठीक है, मेरा पेशेंट जो है मैं 2 दिन करता हूँ, तीसरे दिन मैं उसको लिख के देता हूँ कि जाके उसी लेबॉर्ट्री से अपना कोरोना टेस्ट कराओ जहाँ से पहले कराया था, एंड दे आर ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा, ठीक है, मेरे रिजल्ट जो है वो 100% है, बिकॉज आई नो कि ये वायरस कहाँ पे कर रहा है, मैं उसको जाके वहीं पे अटैक करता हूँ। ठीक है, मैं उसको इरिडिकेट कर देता हूँ बॉडी से। जब बॉडी में है ही नहीं तो वो पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता, नेगेटिव ही होगा। ठीक है, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि मैं इरिडिकेट करता हूँ, तो ये नेगेटिव रिपोर्ट्स जो हैं ये मेरी बात को सब्सटेंशिएट करती हैं या सपोर्ट करती हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये बहुत तेज़ी से शक्ल बदलता है। अच्छा। ये RNA है, DNA नहीं है। ठीक है, ये अभी की चीज़ नहीं है, 1960 से है। हाँ। 1960 में ये अफ्रीका में हुआ था और वहाँ पे कई हज़ार लोग मरे थे। अच्छा। फिर ये हर 10 साल पे आता है। अच्छा। ठीक है, सऊदी अरब में हुआ था, उसको मर्स का नाम दिया गया था 2012 में। फिर हांगकांग में हुआ था 2004 में। ठीक है, उसके बाद फिर यूरोप में हुआ था जिसको 2012 में, जिसको सार्स का नाम दिया गया। अंदाज़न 8 साल बाद फिर दोबारा आया है। की दफ़ा मसला ये है कि ये बड़ी तेज़ी से शक्ल बदल रहा है। आपकी कोई वैक्सीन, व्हाट इज़ वैक्सीन, वज़ीर आज़म साहब पढ़े हैं ना। ठीक है, वैक्सीन लगी थी, उसके दूसरे 2 दिन बाद पॉजिटिव हो गए, तबीयत ख़राब हो गई। वैक्सीन जो है ये जैसे डिफ्थीरिया, मीज़ल्स की वैक्सीन ज़माने से है ना, ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को इन्हेंस करते हैं। अच्छा। ठीक है, आपकी बॉडी में डिफेंसिव फोर्स बनाते हैं कि अगला जब इन्फेक्शन आए तो फौज हमारी मौजूद हो। ये आपके करंट अगर वो प्रॉब्लम है वो उसको नहीं ठीक करते हैं। दैट इज बीन प्रूव्ड इन केस ऑफ इमरान खान। ठीक है, कि जो करंट था उसको उसने नहीं ठीक किया था, वो सिम्टोमेटिक हुए। ठीक है, तो ये वैक्सीन इज़ फॉर द फ्यूचर। ये आपकी बॉडी में थोड़ी सी मुदाफ़त कर देगी, लेकिन ये मुदाफ़त अगर सेकंड डोज के बाद भी होगा तो ये मुदाफ़त कितनी आती है कितनी नहीं आती है ये भी एक अलग क्वेश्चन है। आपने तो एक दफ़ा इसको पेंडेमिक करार दे दिया। हाँ। ठीक है, इन जून मेरा ख्याल है इंडोस ने, हाँ। WHO का जो वो है चेयरमैन, उसने जून में कहा था कि ये पेंडेमिक है। हाँ। पेंडेमिक से तो मैं जानता हूँ कि आलमी वबा है। हाँ। ठीक है, लेकिन पेंडेमिक का दूसरा भी मतलब है ना। दूसरा मतलब ये है कि आपने पेंडेमिक जब कर दिया ना तो आपने जो इसकी ट्रायल्स जो हैं किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए, प्री क्लिनिकल रिसर्च, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। ठीक है, फेज़ 3 आपका होता है डबल ब्लाइंड, कि मैं अगर रिसर्चर हूँ और मेरे पास पेशेंट आता है तो मेरे एक सबऑर्डिनेट होगा, मैं उसके पास उसके हिस्ट्री करके मैं उसके पास भेज दूंगा। उसके पास एक बोतल में दवाई है, दूसरी बोतल में पानी है। वो आधों को दवाई लगाएगा, आधों को पानी लगाएगा। ठीक है, वो फिर मेरे पास आएंगे। अब मुझे नहीं पता है कि किसको दवाई लगी, लेकिन मैं उसके रिजल्ट देखूंगा और फिर ये दोनों को टैली करेंगे। दैट इज डबल ब्लाइंड। आपके इसका तो डबल ब्लाइंड अभी हो रहा है। ये पेंडेमिक करके आपने वो जो ट्रायल का सिस्टम है 4-5 साल का, उसको ओमिट कर दिया। उसकी वजह से ये हुआ कि एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड वालों की है, इंग्लैंड में सबको लग चुकी है, वहाँ के पेशेंट आ रहे हैं कि जी खून में
क्लॉटिंग का मसला हो रहा है। अच्छा। क्लॉटिंग की वजह से पेशेंट वो अगर ब्रेन में गया तो स्ट्रोक होगा, हार्ट अटैक होगा, लंग के अंदर गया लंग को आपको करेगा। तो कॉज ऑफ डेथ जो है फिर आप कर दें कि जी हार्ट अटैक हो गया था, लेकिन उसकी बेसिक वजह जो है वो है कोरोना की वैक्सीन। ठीक है, कम से कम 4-5 ममालिक हैं जिन्होंने एस्ट्राजेनेका को बैन कर दिया। उसकी वजह बड़ी यही थी कि आपने इसका प्रॉपर ट्रायल ही नहीं किया। आपने पेंडेमिक ऐलान कर दिया, पेंडेमिक में सब चीज़ें ऑब्सलीट हो गई। आपने धड़ाधड़ जो है वो मार्केट में वैक्सीन कर दी। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये जो साइनोवैक आई हुई है, फार्म जो है साइनोवैक वालों की पाकिस्तान में जो यूज़ हो रही है, ये 11 मुल्कों में उन्होंने दी है। अच्छा। पाकिस्तान, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, टर्की, इंडोनेशिया, पुर्तगाल, पेरू, लीमा, वेनेजुएला, ब्राज़ील। ठीक है, अब ब्राज़ील और टर्की से जो इसका डेटा है WHO के पास, वो आया 50% का एफिकेसी का। अच्छा। यूएई से आया 88% का। अब तुम मुझे बताओ कि जिस चीज़ का डेटा 38% है, 50 to 88, उस पर कैसे एतबार करूँ मैं? बिल्कुल। ठीक है, अगर ये कहते हैं कि जी डेटा के दिया कंपनी ने कि 80 है और वो मुख्तलिफ मुल्कों से उसका आ रहा है कि 80 +-2 या +-3, तो डेट इज 77 to 83। ये एक नैरो विंडो है। चीज़ मुझे पता है, बीइंग अ साइंटिस्ट आई नो कि ये इसकी वैलिडिटी है, लेकिन जिस चीज़ की 38 की वैलिडिटी हो, हाउ कुड ही, मुझसे लोगों ने पूछा, मैंने कहा मैं तो कभी नहीं लगाऊंगा। मेरे पास ट्रीटमेंट है जिससे मैं वायरस को इरिडिकेट कर देता हूँ, तो मुझे मसला होगा तो मैं वो यूज़ कर लूँगा। मैं इसको क्यों लगाऊं जो 38 की डिग्री की विंडो बनी हुई इतनी बड़ी। ठीक है, ठीक है फिर जी। एक दूसरा मसला भी है, हम ब्रेक पहले लेंगे फिर हम मसले पे आएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेक का टाइम है। ब्रेक जब आ जाए तो फिर ब्रेक लेनी पड़ती है, क्योंकि फिर आगे भी तो जाना है। अच्छा जी नाज़रीन, हम लेते हैं अपने शो में छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनीशा। और जो है हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आपसे भी बात करेंगे, पर साथ साथ इस तरफ भी आते हैं। ये बताया पिछले साल तो बच्चे जो हैं वो बड़े खुश हो गए और जो है वो अगली क्लास में चले गए, और इस बार फिर से वही कुछ सिचुएशन नज़र आ रही है, क्योंकि फिर वही हर जगह वो चीज़ें सुनाई दे रही हैं कि पंजाब में लॉकडाउन, यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन, और कुछ पता नहीं कि आगे जाके क्या हो जाए। तो इस बार फिर तो कुछ ऐसे चांसेस नहीं है कि कुछ ऐसा होने वाला है? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज में ये शामिल नहीं है कि इस बार हम लोग विदाउट एग्जामिनेशन प्रमोशंस नहीं देंगे। ये बात हो रही है बोर्ड की। बोर्ड के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सेकेंडरी लेवल के हों चाहे हायर सेकेंडरी लेवल के हों, उसमें गवर्नमेंट ने यही इरादा किया, सेकंड टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा। उसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल एक 9 में स्टूडेंट था और एक फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट था। अब उस वक्त तो उनको पास सर्टिफिकेट मिल गया। अब मैट्रिक में या फिर सेकेंड ईयर के एग्जाम के अंदर भी पास सर्टिफिकेट मिल जाए तो दैट मींस के कोई एग्जाम दिया ही नहीं, उन्होंने मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर ली, कोई एग्जाम दिया ही नहीं, उन्होंने एफएससी एफए या इंटरमीडिएट लेवल पास आउट कर लिया। तो यूनिवर्सिटीज को हम क्या इनपुट देंगे, हमारा स्टूडेंट वो किस स्टेज में होगा? जो कि थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि जो ये मोबाइल की अवेलेबिलिटी है या इस इंटरटेनमेंट्स के डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडियाज हैं, इसमें बच्चे इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, गेमिंग्स के अंदर हैं। मैं कॉमनली पबजी का नाम लिया जाता है, मगर इसके अलावा भी बहुत सी गेम्स हैं। जब बच्चे खेलती हैं आप? अच्छा, अब आप देखें ना, इसमें हम लोग बिजी हो गए हैं। हमारी यूथ जो है, अपकमिंग जो टीनेजर हैं या जो अपकमिंग बच्चे हैं, इवन अंडर 12 भी जो है वो बच्चे खेल रहे हैं इसको। और जब वो अपना टाइम किल कर रहे हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए है ही नहीं, तो इनका फ्यूचर क्या होगा? तो इशू ये है कि इस वक्त वालिदैन भी बड़े परेशान हैं, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल ऐसा है, लेट से उठना, लास्ट डेज में जो स्कूल्स मुसलसल बंद है, तो वो किस तरह से अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे? बिल्कुल दे आर नॉट इंटरेस्टेड। पर नहीं, मैं एक बात जरूर करना चाहूंगी कि आपने कहा कि इस बार जो है हो ही नहीं सकता, इस बार तो जरूर एग्जाम होंगे, पर बच्चों के साथ गलत नहीं होगा कि बच्चों को आप अगर ऑनलाइन, एक सिस्टम बनता है
है, ठीक है जी, ऑनलाइन आप एकदम हमारे बच्चों के ऊपर यूं मुसल्लत कर दें कि पहले तो आप स्कूल जाते थे, पहले आप पढ़ते थे वहाँ पे, अब एकदम से आपने मोबाइल लेना और ऑनलाइन क्लासेस करनी, तो हमारे बच्चे कंप्यूटर नहीं है, उनके दिमाग एकदम इतने एक्टिव नहीं है कि फ़ौरन वो समझ जाए, मतलब मैं वो बात करने जा रही हूँ। और उसके बाद आप ऑनलाइन क्लासेस के बाद हमारे बच्चे तैयार ही नहीं हुए, और अब जब स्कूल जा भी रहे हैं हमारे बच्चे तो उनका कोई भी काम कंप्लीट नहीं है, वो तैयारी कहाँ से करेंगे? तो ये भी तो गलत है कि बच्चे तैयार नहीं है, आप उनको एग्ज़ाम में बिठा रहे हैं तो रिज़ल्ट वो आएगा, ये भी तो सोचना चाहिए ना। पॉलिसी जब गवर्नमेंट बनाती है या कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो उस पर ये भी देखा जाए कि जो सामने बच्चे हैं उनको आया उतना टाइम मिला है, आपने स्कूल से पूछा है कि अब अगर बच्चे आ रहे हैं आप उसी तरह काम बच्चों को करवा रहे हैं, उसी तरह सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप बच्चों स्कूल्स को रोक रहे हैं कि आप अभी टेस्ट ना करवाएं, अभी आप ये ना करवाएं, फिर आप बच्चों से उम्मीद रखेंगे। बच्चे अगर वो रिजल्ट नहीं लाते और उन्होंने आगे बढ़ना है, कुछ सोचा हुआ है, तो हम तो बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें हाँ बिल्कुल। देखें, यानी बात ये है माजरत के साथ, ठीक है, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही बकवास है, ठीक है, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम रट्टे के ऊपर चला गया है, ठीक है। उस्ताद आता है एक लिख के, वो बोर्ड के ऊपर लिख देता है, ठीक है, बच्चे उससे कॉपी कर लेते हैं अपनी कॉपी के अंदर। फिर आपका सिस्टम चला गया है जो शाम के टाइम पे ट्यूशन सेंटर है, ठीक है, उसमें वही उस्ताद देता है कि भाई ये 25 सवाल हैं, इनको अच्छी तरह तैयार कर लो। अच्छा नहीं, या तो उस्ताद कहते हैं ट्यूशन हमारे पास ले लो, पेपर की सारी तैयारी करवा वो दे रहे हैं ना पेपर, ठीक है। अब उसके बाद आप बच्चा वो रट लेता है, इम्पोर्टेंट जो दिए जाते हैं वो इम्तिहान में जाके कॉपी पे छाप देता है। जो ज़्यादा एक्टिव बच्चे हैं वो तो बाकायदा फरे बना के लेके जाते हैं। सो हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल नकल के ऊपर चल पड़ा है। डॉक्टर साहब ने आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं बेसिकली इनके मल्टीपल क्वेश्चंस थे। सबसे पहले तो आपने ये कहा कि देखिए मैं आपको बता दूं कि 3 4 5 सवालात कर लिए। ये मैंने इसलिए किया कि आपको मौका मिले, मुझे मौका दीजिए ना बात क्योंकि करने मैं का। तो हफ्ते में 2 दिन बोलती रहती हूँ। मुझे जवाब का मौका दीजिए। पहली बात तो ये जनरेशन IT स्मार्ट जनरेशन है। जब IT स्मार्ट जनरेशन, उसकी एविडेंस अगर कहें तो मैं बहुत सी दे दूं। एक मैं बता चुका कि बच्चा दूध पीते पीते जो है वो अपनी अम्मी अब्बू का वो खिलौना लेके, चाहे वो ब्लैक कलर का ही क्यों ना हो, वो कलरफुल खिलौने छोड़ देता है। वो आपका असली वाला जो स्मार्टफोन है उससे लेके उसको ऑपरेट करना कितना क्विक सीखता है। तो इतना क्विक फास्ट वो चीजें सीखता है, तो ये IT स्मार्ट जनरेशन है या नहीं, ठीक है। वो क्यों है, उसके एक अलग रीजन से टेक्निकल, वो फिर हम कॉमन मैन नहीं समझ पाएगा, इसलिए मैं कॉमन गुफ्तगू कर रहा हूँ। जो कि लोगों को अभी घर में बैठी हुई माएँ अगर बैठी हैं या वालिदैन, उनको ये बात अच्छा नहीं, आपने मैं इधर, क्योंकि आगे फिर आप बढ़ जाएंगे, मैं इधर ये बात आपसे कर लूँ ताकि आप यहाँ साथ ही क्लियर करते जाए ना बात को, कि ठीक है वो तो माँ से मोबाइल लिया और यूज़ करना शुरू हो गया, तो हमारी एजुकेशन में ये चीज़ें स्टार्ट से, जब से बच्चे स्कूल आए हैं तब से स्टार्ट करते ना, ताकि वो सीखना शुरू करते हैं। वो तो सर ने भी, डॉक्टर साहब ने बोला कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फ्लॉप है, वो ड्यू टू मेनी रीजंस। अब जो IT स्मार्ट बच्चा है वो यकदम अगर कोई IT आ गई, वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, उसको क्विक लर्न नहीं कर पाएगा, ये बड़ी जुल्म है बच्चों के साथ। ये बात नहीं है। जब वो सारी दूसरी एप्लीकेशन चलाना सीख जाता है, खुद से सीख जाता है, खुद से डिवाइसेस को चला पाता है, तो वो एजुकेशनल स्टफ को क्यों नहीं लर्न कर सकता, क्यों नहीं उसको चला सकता। तो ये एक्सक्यूज है। बात ये है कि वो एक बंदर की बड़ी जबरदस्त मिसाल है, नसर दर नसर। एक चीज गलत थी वो गलतुल-आम हो गई। हमारी आवाम के बच्चों को बंदर ना नहीं, मैं असल में वो बात नहीं लाइव कॉल आ जाएगी। मैं आने दीजिए। जब डॉक्टर साहब ने खुल के बात की, प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी बात की और बहुत सी अच्छी बातें की, तो इस तरह से मुझे भी बात करनी दीजिए। इससे लर्निंग है। तो मकसद कहने का है कि एक जो गलतुल आम बात है जो हमारे माइंड में बैठ चुकी है, ठीक है, तो हम बैठ के खुद ही एक्सक्यूजेस दे देते हैं कि हाय ये हमारा बच्चा कैसे पढ़ सकेगा, ये तो बड़ा मुसल्लत कर दिया इसके ऊपर, ठीक है ना। तो बात ये है कि ये बात हमारी सोच पे डिपेंड करती है। जो IT स्मार्ट जनरेशन है, मुख्तसर जवाब, वो क्यों नहीं बैठे बैठे एकदम IT को अडॉप्ट कर सकती फॉर द एजुकेशन पर्पस, क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है। इफ देयर इज विल देयर इज वे। वैसे भी अगर चाहें तो बहुत आसान है। ज़रूरी नहीं है कि ये छोटे टाइप के जो इस तरह के मोबाइल्स हैं ये दिए जाएं। कोशिश करके ऐसी चीज़ दी जाए जो जिसमें चैट ना हो सके, या सिम ना हो, या मैसेजिंग ना हो। मतलब आप एक ये मैसेज देना चाह रहे हैं। साहब, मैं जो आप बात कर रहा था ना, वो मैं ये बात कर रहा था कि जब रट्टा होता है ना तो जहन बंद हो जाता है, ठीक है। एजुकेशन का मकसद डिग्री नहीं है, कमाना नहीं है। एजुकेशन का मकसद है जहन को खोलना,
ठीक है। आई हैव डन PhD, PhD से मैं कमा नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा जहन खुला है, ठीक है। और यही एजुकेशन का बेसिक पर्पस है। बच्चे हमारे बहुत तेज हैं, ये हमारा कसूर है कि हमने उनको एक कूजे में बंद कर दिया, ठीक है, ये हमारा कसूर है, ठीक है। जब आपने रट्टे पे डाला है तो ये उस्ताद ने डाला है। मैं मतलब बुरा माने, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जैसे मैं सर्जन हूँ, तो सर्जन दो टाइप के होते हैं। एक सर्जन होते हैं जो हालात के तहत बन जाते हैं, और एक सर्जन होते हैं जो बॉर्न सर्जन होते हैं। एग्जैक्टली ये चीज़ उस्ताद के बारे में है कि जो अच्छा उस्ताद होता है वो बॉर्न उस्ताद होता है। वो चीज़ को इतनी आसान कर देता है बच्चे के लिए कि बच्चे को वो एकदम से पिक करता है। ये क्लास है, ठीक है, एक क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें से 30 अबव एवरेज हैं, 30 बिलो एवरेज हैं, बाकी जो 40-50 हैं वो 20 के हैं, ठीक है। अब उस्ताद अच्छा वो होता है जो क्लास में करे तो बड़े जो अबव एवरेज उनको ये ना लगे हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है, बिलो एवरेज के सर के ऊपर से गुजर जाए, तो इज नॉट ए उस्ताद। डॉक्टर साहब, इसके बारे में मैंने बहुत यहाँ के 21 में भी बड़ी बातें की हैं, बहुत से प्रोग्राम्स थे। कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन पाकिस्तान में है ही नहीं। जो एक चीज़ें वो इस पर हमने बहुत बात की, ये पेरेंट्स को भी बात समझ में नहीं आती कि हम लोग देखें रिसर्चर तो सबसे छोटा बच्चा रिसर्चर है। अब एक बच्चा है छोटा सा मेरे पास, अगर हमारे स्कूलों में आते हैं मॉन्टेसरी में, 3 साल का, वो हर चीज को डिस्कवर करता है, चीजें तोड़ेगा, इसको टच करेगा, उसको टच करेगा, उसको क्यूरी होती है। हमारे माँ बाप उसको मना करते हैं कि बेटा हाथ नहीं लगाओ, आप ये नहीं करो। आपने जब रिसर्चर का वर्ड यूज किया ना, रिसर्चर किससे बनाए? रिसर्च, वही चीज जो पहले से है, आप उसको एक नए जाविये से देखो, सर्च करो। That is the curse of the thing. Exactly, जो बच्चे छोटे होते हैं वो खेल में बहुत सी चीजें करते हैं, कैंस्थेटिक लर्नर होते हैं, कहीं ज्यादा तेज है, फिजिकल लर्नर होते हैं, कैंस्थेटिक लर्नर होते हैं, वो रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो माँ बाप उसको रोकते हैं। अब वो रोकते हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, इस तरह से नहीं होता है। एनवायरनमेंट के अंदर अगर वो चाहते हैं हमारे माँ बाप की इज्जत करें, यानी कि हमारी इज्जत करें, वो बड़े पेरेंट्स जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनके पाँव दबाएंगे, तो बच्चे देखेंगे तो वही करेंगे जो एनवायरनमेंट में हो रहा है। एनवायरनमेंट में रट्टा हो रहा है, एनवायरनमेंट में ग्रेड देखे जा रहे हैं, एनवायरनमेंट में परसेंटेज देखी जा रही है। हर चीज़ जब ऐसी होगी तो यही तो गलतुल आम है जो लोगों ने एक डिफरेंट पैरामीटर सेट कर लिए। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली ईयर एजुकेशन। अर्ली ईयर एजुकेशन में देखें, जैसे डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी सिस्टम किया, इसमें मटेरियल है, एक्टिविटीज़ हैं। अब वो पेरेंट्स कहते हैं मटेरियल को छोड़ें, वो कॉन्सेप्ट जो अगर सपोज के ज्योमेट्री मटेरियल है या मैथ्स का मटेरियल है या लैंग्वेज डेवलपमेंट का मटेरियल है, मटेरियल की एक्टिविटीज़ ना कराएं, ठीक है, बट आप रट्टा लगवा दें उसको, आप ABC लिखवा दें रट्टे के साथ, आप उसको जो है तैयार कर दें 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर 1 से 100 तक लिखना आना चाहिए, उसको क्वांटिटी कॉन्सेप्ट ही ना हो। तो ये डॉक्टर साहब ने बात बहुत अच्छी कही, ये बहुत से हमें सोचना पड़ेगा, रीथिंकिंग करनी पड़ेगी। हम अगर बैठेंगे हमारे बच्चों पे मुसल्लत कर दिया ये सिस्टम, देखें अपने बच्चों को जो IT स्मार्ट बच्चे हैं उनको आप ग्रूम करें, वो कर सकते हैं। अच्छा, आप उनको खुद ब खुद उनकी फरमाइशें पूरी करते हैं, उन ब्लैकमेल होते हैं, कहते बच्चा कुछ ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो जब बच्चे को आपने देखें, असल में यहाँ पर एक प्लान्स हैं, डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं, 0 to 3, 3 to 6, 3 साल का एक लेवल होता है, इसके अंदर चेंजिंग आ रही होती है बच्चे के अंदर। एक सेंसिटिव पीरियड आता है जो कि यानी इन्फिनिटी का पीरियड होता है 0 to 6, ठीक है। उस 6 साल के बच्चे के बाद फिर चाइल्डहुड आती है, फिर उसके बाद टीन एज आती है, यानी कि 12 साल से 18 साल। अब एक सेंसिटिव पीरियड शुरू का होता है, उस फिर एक सेंसिटिव पीरियड जो है 12 टीन एज में स्टार्ट हो जाता है। अब एक चीज के ऊपर एक बेस करती है, जैसे बिल्डिंग है, फाउंडेशन पे बेस करती है। अगर हमने बच्चों को शुरू में ही बिगाड़ दिया, शुरू में ही हमने गलत किया, अब वो बच्चे ज़ाहिर के हाथ से निकले जाएंगे। तो हमें अपने आप को दोबारा सोचना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा। हमें वेस्ट की या जो अच्छी चीज़ें हैं या जो जिन भी कौमों ने, चाहे वो चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो या कोई भी हो, चाहे वो अंग्रेज़ हो, जिसने भी अच्छी रिसर्च की है, क्योंकि अंग्रेज कॉमन लैंग्वेज है कि अंग्रेज जो है रिसर्च का दीवाना होता है। हम बच्चे को रिसर्च से ही हटा देते हैं, एक्सप्लोर करने से ही हटा देते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग से ही भगा देते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में पैदा करेंगे तो बच्चा जो है वो क्रिएटिव बनेगा। जब क्रिएटिव बनेगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन होगी,
ठीक है, तो बच्चा जो है ना उसमें दिलचस्पी पैदा होगी। ठीक है जी, ठीक है। ये तमाम तर बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बहरहाल ये है कि हमें ये चाहिए कि हम पाकिस्तान में अपने आप को जो है इसके लिहाज से, कोविड के लिहाज से, और हमें ये ऑनलाइन भी स्टार्ट करनी चाहिए और स्कूलों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। तो अगर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, हमारा ही फायदा है, हमारा ही बच्चा है। ठीक है, इस पे भी एक और सवाल है, पर वो मैं पहले डॉक्टर साहब के पास चली जाऊँ, फिर मैं इस तरफ आऊँ। डॉक्टर साहब आप, मैं अरानी साहब की बात कहूँगा। शुरू में अरानी साहब ने कहा था कि यूरोप की ये चीज़ें हैं और हमारी ये हैं। ठीक है, देखें वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि बच्चा 18 साल का होता है, वो चला जाता है। ठीक है, बहुत हुआ तो वो थैंक्स गिविंग में आ गया अम्मा अब्बा के पास। ठीक है, सो उसका नतीजा ये निकलता है कि आखिरी उम्र में अम्मा अब्बा अकेले होते हैं। ठीक है, ब्रेन हमारा जो है वो ये होता है कि ये जो सेल्स हैं, न्यूरॉन, ये टाइट जंक्शन होते हैं लाइक दिस। मैं अगर यूं मारूंगा तो अगले लम्हे सिग्नल वहां तक चला जाएगा, इसलिए कि टाइट है, इनको देर बहुत स्पीड पे, मिली सेकेंड की स्पीड पे जाते हैं। लेकिन उम्र के साथ चेंजेस आती हैं। फिर ये होता है कि बीच में कुछ कचरा आ जाए, जिसको हम लोग प्लेक या फ्रेजाइल्स कहते हैं, तो ये गैप जंक्शन हो जाते हैं टाइट की बजाय। अब सिग्नल जो है वो एक जगह पहुंचेगा, फिर जंप करके दूसरे पे जाएगा, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। पेशेंट पे इम्प्लीमेंट ये होता है कि वहाँ के लोगों में डिमेंशिया बहुत है। हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम है, अच्छाई भी है हमारी। ठीक है, सुबह में बच्चे निकलते हैं, बूढ़े बच्चे, उनके अपने बच्चों की भी शादी हो, लेकिन अम्मा अब्बा के पास जाके पहले सलाम करते हैं, फिर जाते हैं। शाम में वो जो है, ब्रेन इज अ इवॉल्विंग थिंग। ठीक है, आप जितनी बात करते हो ना, एक ही थेरेपी भी है कि आप पेशेंट के साथ, साइकोथेरेपी है कि बातें करो ताकि उसका ब्रेन रिवॉल्व होता रहे। ठीक है, वहाँ पे तो सब अलग पड़े में। सो ये डॉक्टर साहब हमारे पास टाइम बहुत कम है, पर जाते जाते बिल्कुल चंद अल्फाज में एक चीज़ ज़रूर बताते जाएं। हो सकता है काफ़ी लोगों के जहन में सवाल हो कि कोरोना अगर एक बार किसी को हो चुका है तो दूसरी बार होगा या नहीं। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और दूसरी बार ज़्यादा खतरनाक होगा उनके लिए। कुड बी, ये स्ट्रेन पे डिपेंड करता है कि कौन सी स्ट्रेन है। अगर बहुत लीथल टाइप की स्ट्रेन कन्वर्ट की, जैसे साउथ अफ्रीका वाली लीथल है, ठीक है, वो किसी को होगा तो उसमें डेथ रेट कहीं ज़्यादा है। अच्छा, अच्छा। ये जो इंग्लैंड से आई है अभी, ये लीथल नहीं है लेकिन इन्फेक्टिव ज़्यादा है। और फिर आई एम डूइंग दैट। मैं उसके अलावा हर वो मर्ज जिसका कोई दुनिया में डॉक्टर कहते हैं इलाज नहीं है, वो मरीज मेरे पास आते हैं। अच्छा, ठीक है, यू नेम इट, चाहे दिमागी मर्ज हो, ऑटिस्टिक चाइल्ड हो, सीपी चाइल्ड हो, डाउन सिंड्रोम के हो, कैंसर के पेशेंट हो, रूमेटाइड हो, HIV हो, हेपेटाइटिस हो, आई ट्रीट ऑल ऑफ देम। बल्कि मजे की बात है कि अभी खातून का कर रहा हूँ, तो उनको मैंने बताया था कुछ उनकी कमर का और इधर का मसला था। मैंने कहा कि अच्छा हुआ आज आप हमारे शो पे आ गए। मैंने उनसे कहा था कि तुम 15 साल उम्र में छोटी भी हो जाओगी। अच्छा, ये तुम्हारे लिए ठीक है डॉक्टर साहब, आज मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी बातें मुझे पता चली और बहुत सारी चीज़ें मुझे और पूछनी है। हो सकता है कि ब्रेक, जब अब मैं ब्रेक लूँ तो उसमें मैं बहुत सारी बातें पूछूँ। जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि शो का टाइम जो है, सेगमेंट का टाइम खत्म होने वाला है। पहली बात तो आपने एक बात बीच में फीस की भी कही थी कि अभी फीस भी दी जा रही है। हाँ। ऐसा नहीं है, ठीक है, फीस रिकवरीज बिल्कुल नहीं हुई स्कूलों को, मगर स्कूल उस पर जिद नहीं कर रहे। स्कूलों ने यहाँ तक ऑफर कर दिया कि कोई बात नहीं, आप नहीं पे करते, नहीं पे कर पा रहे, अगर जेन्युइन केस है, आपकी इनकम लॉस हुई है कुछ भी, तो आप आए स्कूल, वही स्कूल ज्वाइन करें जहाँ पर बच्चे पहले पढ़ रहे थे। अच्छा, फीस ना भी दें तो आप करें? देखिए, ये मैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के नाते हम लोगों ने ये मैसेज भी दिया था कि वो फिर लंबी स्टेटमेंट हो जाएगी। बहरहाल ये है कि स्कूलों की ये पॉलिसी है कि आपके पास अगर फीस अवेलेबल नहीं और रियली आप अफेक्टिव हैं, आपकी इनकम अफेक्ट हुई है, तो आप दोबारा रिज्यूम करें, इंस्टॉलमेंट्स में दे दीजिएगा, जब आप बेटर होगा तब दे दीजिएगा। मगर आइए, इस वक्त फीस का मैसेज नहीं देना था, मुझे मैसेज ये देना था कि आप उन्हीं स्कूलों में आपको एडमिशन लेना चाहिए, जाना चाहिए वापस जहाँ से पहले आप मुतमईन थे। स्विचिंग बहुत ज्यादा हुई है, उसके बाद बड़े इश्यूज हो गए, बच्चों के वो दोस्त थे उन स्कूलों में, उन क्लासेस में, वो चेंज हो गए, सब कुछ चेंज हो गया। दूसरी बात यह है कि स्कूल के अंदर अगर कोई नई चीज इंट्रोड्यूस की जा रही है, ऑनलाइन या ब्लेंडेड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, तो ब्लेंडेड एजुकेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए आपको, ताकि अगले 5 साल 2025 तक, जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया और वाकई ये रिसर्च करी है, अगले 4-5 साल तक ऐसा होगा,
तो हमें अपने बच्चों को तालीम घर बैठे भी देनी पड़ेगी। हो सकता है 3 दिन स्कूल बच्चा आए, 3 दिन ना आए, या जो भी है, आपको मुसलसल जो है स्कूलों से एजुकेशन लेने का सिस्टम जारी रखना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आए और इतना कीमती टाइम अपना दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, अब साथ साथ मैंने बहुत सारे सवाल भी कर लिए, टाइम की कमी आपको पता ही नहीं चलता कि किस तरह टाइम एकदम से आगे निकल जाता है और मेरे सवाल वहीं रुक जाते हैं और फिर मेरा दिल कर रहा था कि मैं फिर से सवाल करूँ, तो नेक्स्ट टाइम फिर सवाल करूँगी। अच्छा जी, कुछ लोगों के अगर जहन में कोई बात है, वो हो सकता है मर्द हजरात की ना, औरतें बहुत सोचती हैं, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, तो मुझे पता है कुछ लोगों के जहन में ये होगा ऑनलाइन क्लासेस की बातें हो रही है तो पैसे इतने बढ़ जाते हैं, हमारी इनकम तो बढ़ी नहीं है, हम ये पैसे किस तरह से थे, ये भी सवाल है। ये करती मैं, पर टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेंगे। तो हमारे शो में हो गया एक छोटी सी ब्रेक का टाइम, तो कहीं ना जाएं, देखते रहें वीकेंड शाइन विद एनिशा। मैं भी आपके साथ हूँ 11 बजे तक, तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ, वेलकम बैक जी नाजरीन, मैं ब्रेक से वापस आ गई और यकीन करें बहुत मुझे अब अपने गेस्ट देख के और खुशी, वैसे मैं अपने गेस्ट देख के मुझे बहुत खुशी होती है। ये नहीं हो सकता कि जो लोग आके जा चुके हैं वो मुझसे नाराज़ हो जाए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मुझे बहुत खुशी होती है। पर आज मुझे कुछ ज़्यादा इस टाइम पे खुशी हो रही है, और वो खुशी क्यों हो रही है वो मैं आपको बताती हूँ। एक जो हमारे साथ गेस्ट है वो बड़ा धमाकेदार शो करते हैं, ऐसा मतलब वो जब हमारे शो में आते हैं ना तो शो में भी जान पड़ जाती है और लोगों में भी जान पड़ जाती है। वो कैसे पड़ती है वो आपको अभी पता चल जाएगा। साथ साथ जो दूसरे गेस्ट हैं उनको मैंने बहुत देखा है, बहुत सुना है, और मुझे बहुत मतलब जो मैंने स्क्रीन पे उनको जिस तरह से देखा, मैं वो बात कर रही हूँ कि मैंने इनका एक शो देखा था, बहुत ज़बरदस्त था, ख्वाजा नवीद की अदालत, और वो मैं बड़े शौक से टाइम में मैं नोट करके रखती थी कि इस टाइम पे मैंने ये चैनल लगाना है और ये शो देखना है। और आज मैं बड़ी खुश हूँ कि आज मैं उनके साथ बैठी हुई हूँ, मैं उनसे बात करूँगी आज। तो सबसे पहले मैं आती हूँ जी, हमारे साथ मौजूद हैं नईम अवान साहब। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? लोग जाग गए हैं? हाँ जी, बिल्कुल लोगों को जागना पड़ेगा। बिल्कुल लोगों वरना वो एक मिसाल बच्चा था ना छोटा, बोला माँ क्या बात है, पीर को दाल, मंगल को दाल, जुमरात दाल, जो आज फिर दाल बनाई है। माँ की थी बेटा दाल थी तो बनाती थी ना, आज दाल भी खत्म हो गई है। चलो अब जागना पड़ेगा। बिल्कुल जी। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे जो दूसरे, हाँ बिल्कुल, हमारे साथ जो हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप यकीनन बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मोहब्बत बहुत प्यार उनसे करते हैं। ख्वाजा नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको अपने शो पे वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? सर आपने जो पर्पल कलर की शर्ट पहनी हुई, आज संडे एंजॉय हो रहा है? अच्छा, आते ही आपने ये मैंने आती टाई पहन के पूरा हफ्ता तंग आ जाता हूँ, तो आज पहला दिन, सैटरडे और संडे दोनों कोशिश होती है कि टाई ना बांधे। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, टाई आप खुद बांधते हैं या टाई कोई नहीं, अब तो खुद ही बांधनी मतलब पड़ती है। अगर थोड़ा सा अब मूड को अगर चेंज करें कि हम फिल्मों में देखते हैं कि टाई कोई बांधता है, आपको कभी ख्वाब रहा है कि कोई टाई बांधे? और दिलीप कुमार को उस जमाने की बीवियां पहनाती थी, हमने तो वो बीवियां ख्वाब में ही देखी है। क्या बात है। आज की बीवियां तो आप यकीन करें कि बस क्या बताएं आपको। अच्छा, मतलब टाई नहीं पहनाती हैं? टाई टोपी पहनाती हैं। क्या बात है, ये थोड़ा आगे निकल गए। अच्छा, बड़े दुखी लोग आज हैं हमारे साथ। औरतें इतना जुल्म क्यों करती है? वैसे कराची के मसाइल वगैरह सारी चीजों पे आएंगे, इस पे भी बात करें। आप बहुत अच्छा बोलते तो यही है जो आपने ये टोपी पहनाने का किया है। हाँ वही ना, मतलब अच्छे गेस्ट आए और अच्छा बोलने वाले आए तो फिर सवाल कर लेना चाहिए। आजकल तो टाई अगर पहनाएं तो पूरा ही खींच देंगे। हाँ बिल्कुल, गला दब जाएगा। अच्छा ये बताएं, कराची के मसाइल पे तो हम आएंगे, एक ये बताएं कि जिंदगी अभी कैसी गुजर रही है? थर्ड वेव फिर आ गया, कोरोना। थर्ड वेव बड़ा मजेदार है वैसे। इमरान खान साहब को ना कोरोना हो गया, मैंने कहा बेहतरीन मौका। अच्छा, खुशी देख रहे हैं आप चेहरे पे? हाँ, नहीं अभी आगे सुनो ना। मैंने उनको मशवरा दिया है, यहाँ भी बल्कि दे रहा हूँ, अच्छा, कि सारी अपोजिशन को मिला के जोर जोर से गले लगाएं। क्या बात है। हाँ, सारे गम दूर हो जाएंगे, सारे गम दूर हो जाएंगे, इनको गले लगाएं कोरोना में। बिल्कुल, तो सारे घर बैठे हुए होंगे। समाया। अच्छा, आप क्या कहना चाहिए? आइडिया अच्छा है। असल में बात ये, कोरोना तो देखें सबको दावत दे दें बनी गाला में, क्या जाओ। एक आलमी वबा है जो कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फैल चुकी है, और जैसे फैली है
असल बात ही हमें समझने की जरूरत है कि ये है क्या चीज़। देखिए हम बासियत मुसलमान अगर मैं बात करें, हमारा ईमान है कि अल्लाह पाक ने वादा किया क़यामत के दिन कि क़यामत से पहले तौबा का दरवाज़ा मैं ज़रूर बंद करूँगा। दिस इज़ अ तौबा का दरवाज़ा। किसको बोलते हैं तौबा का दरवाज़ा? आप ये देखें कि फर्स्ट वेव के अंदर लास्ट ईयर फरवरी 28 को जो पहला केस डायग्नोस हुआ था कराची से, उसके बाद आप ये देखें कि मंदिर बंद, मस्जिद बंद, चर्च बंद, खाना काबा बंद, मस्जिद नबी बंद, तौबा हमारी कबूल होती है। तो वो तौबा के दरवाजे अल्लाह ने बंद किए। और हमने क्या कमाल किया? हमने कमाल ये किया बजाय तौबा करने के हमने ग्लव्स बेचने शुरू किए, सैनिटाइजर बेचने शुरू किए, मास्क बेचने शुरू किए, बजाय हमने तौबा करने के। और वो तौबा लाजमी सी बात है। गरीबों का राशन लेके उसे कम दाम में बेचना शुरू कर दिया। मतलब जो लोग बांट रहे थे, एक एक जगह से यहाँ से राशन लिया तो आगे जाके ले लिया, फिर उससे आगे जाके ले लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस वो असल में बात ये जिसकी जो थी, हर आदमी परेशान था। ऐसी वबाएं पहले भी आई, लेकिन इस हद तक इतनी बड़ी वबा कभी किसी ने देखी। इतना पैनिक था, मैं आपको बताऊं, जब लास्ट अगर मैं मार्च में चले जाऊं पिछले साल, तो मैं खुद भी लिफ्ट का दरवाजा प्रेस करने से पहले मैं टिश्यू से साफ करता था। इतने जो है वो हाथ में ग्लव्स पहने होते थे, मास्क दो पहने होते थे। मतलब ये पैनिक था, डर था, खौफ था। लेकिन आज अब बात तो मौजूद है। बिलीव नहीं करते जो पाकिस्तानी बोलते जड़ी रात कब्र च बाहर नहीं हो रात वो आने नहीं नहीं तो मैं इस्लामाबाद हमें तो जाना पड़ता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में बेल थी गया, तो जहाज में टोटल 2-4 आदमी थे। एयर होस्टेस से वो एक सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था, थी काली सी। मैंने कहा तुम तो हूर लग रही हो। मैंने कहा जन्नत में भी मुझे लगता है हूरों का यही लिबास होगा, उनको भी हाथ भी लगा सकेंगे। ख्वाजा साहब के साथ काफी शोज किए हैं और माशाल्लाह ख्वाजा साहब के अंदर एक ये बड़ी अच्छी एक बंदे ने इश्तिहार दिया कि मुझे दुल्हन चाहिए शादी के लिए जो वैक्सीनेटेड हो। अच्छा। तो वो शादी दफ्तर से जवाब आया कि वैक्सीनेटेड जितनी है ना वापस स्टॉक में 60 साल से ऊपर ही है। क्या बात है, 60 साल से ऊपर टीका लगा रहे हैं ना। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, ये इससे छोटी नहीं मिली। नहीं सर, वो भी चलती है। हाँ, सब चलता है। मतलब पाकिस्तान है ये। हाँ, वर्किंग कंडीशन। हाँ, अभी शो पे कॉल आ जाए, देनी नहीं है तुमने। आज शो कहीं और जा रहा है। चला जाए, शो है ना, लोगों का संडे है, लेट देम एंजॉय। बिल्कुल बिल्कुल। वो सियासत सुन के सारे तंग आ गए। हाँ, कोरोना ये अब आप मौलाना फजल रहमान की अगर बातें करेगी तो इतवार वाले दिन कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? बिल्कुल सही बात है। नहीं वैसे ये बताएं, ये कोरोना का सिर्फ हम लोगों पे असर पड़ा है, सियासतदानों पे भी पड़ा है? बड़े अफेक्टेड हुए सियासतदान। शेख रशीद तो जाते जाते बचे हैं। अच्छा। वो कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में बाजवा साहब ने बचा लिया, वरना ये काम उतर गया था। अच्छा। हाँ। अच्छा नहीं वैसे वो बिल्कुल फिट कैंडिडेट थे, क्योंकि 65 ईयर से बड़े हैं और वो सिगार पीते हैं, लंग्स वंग्स भी सारे जवाब दे गए थे। तो अल्लाह ने बचाया उनको। कोई नेक काम किए होंगे, करते तो है ना वो काम, तो नेकी के वो लाल हवेली में बैठ के काफी कर रहे हैं। अच्छा। बड़े दबंग है, मुझे बड़े गरीबों की दुआओं से बच गए हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। वो होता है थोड़ी सी बुराई करने की बात, थोड़ी सी कोई तारीफ करने वाला बंदा, वो वाली पॉलिसी आपने देखी है? एक बंदा सख्त, एक बंदा नरम। नहीं, हम तो तारीफ कर रहे हैं उनकी, अब आगे सारी का बातें आप बता दें। देखिए वो रेलवे जो है अच्छी खासी चला रहे थे, उनसे लेके दी, वो मेरे दोस्त को दी, आजम सवाती को। अच्छा। ये बड़ा फिट आदमी है वो। अच्छा, मतलब वो और अच्छी चला लेंगे? अच्छी तरह चलाएगा सर। बल्कि वो तो कह रहा है सारी इनकी जमीन के ऊपर कुछ बना दो, FWO से लेके ना। अच्छा। 5 स्टार होटल बना दो। रेल खत्म कर दो, 5 स्टार होटल बना दो। और तो आप समझ नहीं रही है बात। हाँ, मैं समझ चुकी हूँ, मैं लाइव हूँ, मैं समझना चाह नहीं रही क्योंकि मुझे आगे से कुछ बोलना पड़ जाएगा। अच्छा ये बताएं, अभी ये जो एक नई खबर सुनने को मिली है, इमरान खान साहब को कोरोना हो गया है। हाँ। तो कितनी तकलीफ, दुख आप लोगों को हुआ? देखिए सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन हम दुआ के लिए उनसे जो है वो अल्लाह ताला से रुजू करेंगे और कर भी अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे। वो इतनी एक्सरसाइज करते हैं। हाँ। उनका रेजिस्टेंस लेवल पता नहीं, वो कोरोना भी को बहुत स्पोर्ट्समैन कोरोना हुआ जो उनको हुआ है। हाँ। और इतना छोटा मोटा कोरोना तो वहाँ आप ये टाइमिंग देखें ना, ये भी आप टाइमिंग भी देखें उनकी ना। ख्वाजा साहब माशाल्लाह खुद भी जो है वो चीज़ों को समझते हैं। 22 तारीख को उनको जो है वो बुलाया हुआ भी है। हाँ। इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस के अंदर, और 2 दिन पहले उनको कोरोना भी हो रहा है। तो बड़ी सारी चीजें सोचने के लिए, लेकिन बारह अल्लाह पाक सेहतियाबी दे उनको ना। बारह एक पैनिक है, एक खौफ है, एक डर है, और बहरहाल ये कि हम वज़ीर आज़म साहब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी अता करे। लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है, एक चीज़ है उसके ऊपर हमें खुद भी जो है वो थोड़ा सा इसके ऊपर हमने जो है उनको सीरियस लेना है मामले को। अब एक
एक वबा आई हुई है, चाहे वो आलमी वबा हो, चाहे वो नगानी आफात हो, हमने मिलके कौम बन के इसको जो है ना जो है फेस करना है। लेकिन यहाँ तो बात जैसे भी कराची के अंदर जब आपको याद होगा पहला केस आया, सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन की तरफ गए, लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ वो भी आपने देखा। लॉकडाउन के अंदर हमने कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो यहाँ ताजिर थे उनको भी एतमाद में लिया, और इंडस्ट्रियल थे उनको भी एतमाद में लिया। हमने उनको कहा कि हम चाहते ये हैं कि लॉकडाउन की तरफ लग जाएं, लेकिन बाइसियत कराची आपको पता पूरी इस वक्त पूरे पाकिस्तान को लेके चलता है। लेकिन हमें बड़ा अफसोस हुआ कि ताजिरों ने आंखें बंद कर दी, जो कारोबारी ताजिर थे जो पूरे पाकिस्तान के अंदर कभी नगानी आफात आ जाए, जैसे जलजला आ गया मानसेरा के अंदर, कराची खड़ा था मानसेरा के साथ, और यहाँ से बैठ के ताजिरों ने उनको जो है वो फेस किया। लेकिन यहाँ बड़े अफसोस की बात है कि ताजिरों ने कोरोना जैसी वबा के अंदर जब लॉकडाउन था और सूरत हाल बड़ी ख़राब थी, उस वक्त ताजिर जो है वो पेश नहीं थे। बजाय वो जो हमारे ताजिर एसोसिएशन है, एताद एसोसिएशन, उन्होंने बजाय वो अपनी जो मेडिकल पैरामेडिकल जो उनकी यहाँ जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं या शॉप्स हैं या और दूसरे दीगर कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको ये समझाने के कि कीमतों को कंट्रोल करना है, बजाय इससे हुकूमत के ऊपर उन्होंने तनकीद शुरू कर दी, जी लॉकडाउन लगा दिया, कारोबार बंद कर दिया, बिजनेस बंद कर दिया। ये रवाज था। देखिए चाइना के अंदर भी जब कोरोना आया था तो उसमें उन्होंने 3 चीज़ों पे अमल किया था। पहला, सबसे पहले उन्होंने अपना जो है वो जो इनकी आइसोलेशन सेंटर थे वो तैयार करना शुरू किए, टेस्टिंग किट्स तैयार की कोरोना के लिए। जो आइसोलेशन सेंटर के बाद लोगों को आगाही देना शुरू की, फिर उसके बाद लॉकडाउन उन्होंने लगाया चाइना के अंदर। ये एक ऐसा था पहली दफ़ा पूरी दुनिया के अंदर, और उसको देखते हुए WHO ने जो एहतियाती तदबीर जो पूरे पाकिस्तान को दी, हमने भी मनोमन उस पर अमल किया। मतलब वज़ीर आज़म मुराद अली शाह के ब्रदर इन लॉ दुनिया से चलेगा, और वो हाथ जोड़ रहा था कि खुदा के लिए मेशत बन जाएगी, कारोबार हो जाएगा, लेकिन नहीं बनेगा तो इंसान नहीं बनेगा। आज जिसके बिछड़ते हैं ना उसको अफसोस होता है, उसको तकलीफ होती है। तो एक तकलीफ से हम गुजर के गए, और ऐसी तकलीफें अल्लाह पाक बहरहाल ये कि लोगों को दूर रखे, और एजेड जो हमारे पास लोग हैं अल्लाह पाक उनको सेफ रखे, वो लोग जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है उनको अल्लाह पाक जो है वो सेफ रखे। लेकिन हमें बैसियत कौम जो है वो थोड़ा सा इसको फेस करना है। और फेस क्या करना है, मतलब वो कहना लड़ना है, लड़ने वाला जो मैसेज जो हमारी हुकूमत ने दिया था उस पे नहीं लड़ना, नहीं है, हमने बहरहाल उसको जो है ना फेस करना है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन हमारा तो एक डॉक्टर आता था ना टीवी में जो हाथ धोना सिखाता था। हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ हाथ से वो बेचारा लड़ता ही चला गया। अच्छा ये बताया मैंने, तो लोग बड़े स्मार्ट हैं, पर ये स्मार्ट लॉकडाउन क्या है? स्मार्ट लॉकडाउन भाई अच्छे कपड़े पहन के निकलो, ये स्मार्ट मतलब कोई मतलब लाइट सूट में नहीं निकलेगा। अच्छा स्मार्ट लॉकडाउन है। क्योंकि वो एक मतलब ये पाकिस्तान भर में है, कुछ पाकिस्तान से बाहर है कहीं। वो जैसे स्मार्ट लॉकडाउन ट्रिमिंग कर दूं, तो ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है ये ट्रिमिंग है लॉकडाउन की। आधी दुकान खुली आधी बंद है, नीचे से जा रहा है बंदा। तो जरा से नीचे से ही जाएगा। अच्छा ये थोड़ा सा शटर उठाया, मजा मस्ती आया, बंदा अंदर जाते हुए भी घबराता है वापस आएगा कि नहीं। पुलिस आ गई तो वो शटर बंद कर देते हैं, बोला जब पुलिस जाएगी तो खुलेगा। ये स्मार्ट लॉकडाउन है। अच्छा ये बताएं, लोग बड़ा वो कर रहे हैं कि ये कौन सा लॉकडाउन है? स्मार्ट लॉकडाउन यही है ना, सुबह लगा, हाँ वही ना, सुबह लगा शाम तक लगा, या पहले 5 बजे तक, फिर नहीं शटर जरा सा ऊपर नीचे से घुसेड़ा। अब देखिए सूबे खुद मुख्तियारी है ना, सूबे खुद मुख्तियारी के अंदर सूबा खुद मुख्तियार है। 18वीं तरमीम के बाद हम जा रहे थे, इन चीज़ों को हाईलाइट भी कर रहे थे, इन चीज़ों की तरफ अटेंशन भी थी, हम माहिरीन से मशवरे ले रहे थे, हम डॉक्टर से मशवरा ले रहे थे, हम पैरामेडिकल स्टाफ से मशवरा ले रहे थे। अब क्योंकि हुआ ये कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से जो है रुजू किया कि सूबे जो है वो, हालांकि WHO ने जो है वो सराहा भी वज़ीर आला सिंध को कि बेहतरीन जो है वो काम करे, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म ने सराहा, बजाय वो ना सराहने के उल्टा वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि अब NCOC जो है जो फैसला करेगी तमाम सूबे उस पर अमल करेंगे। अब NCOC जो फैसला करी, NCOC में स्पोर्ट का मिनिस्टर फैसला कर रहा है कि कोरोना कंट्रोल कैसे करना है। इस वक्त बात ये कि वो मिनिस्टर बैठ के पोर्ट एंड शिपिंग का फैसला कर रहा है NCOC के अंदर कि कोरोना को हमने किस तरीके से मार देनी है। तो खुदा के वास्ते इसको समझने की जरूरत है। ये जो इस वक्त बाजार खुले में जो है वो बड़े बड़े बाजार इस वक्त खुले हुए हैं। इसी तरीके से आप चली जाएं तो जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट के जो स्टॉप्स हैं आप जाके देखें वहाँ सूरत हाल क्या है।
जहाँ से ज़्यादा कोरोना फैलता है, सब्जी मंडी देख लें, फ्रूट मंडी देख लें, जानवरों की मंडी देख लें, जहाँ से ज़्यादा कोरोना फैलता है, लेकिन उनको नहीं छेड़ना है। बस ये छेड़ना यही है कि शाम के टाइम पे जो कारोबारी लोग हैं 10 बजे तक जो है वो बंद कर दें, मतलब 10 के बाद कोरोना नहीं आएगा। मैं यही बात करना चाह रही थी, क्योंकि आवाम का यही सवाल है कि सारा दिन कोरोना क्या सोया हुआ होता है और वो फिर 10 बजे के बाद बाहर आता है। तो मैंने कहा आज मैं बहुत समझदार मेरे गेस्ट आए हैं, बहुत अच्छा जवाब देंगे, मुझे तो जवाब आता नहीं है। और ये मवेशी मंडी में किसी भी मवेशी ने ना मास्क नहीं लगाया था। अच्छा सिर्फ इंसानों को लगवा रहे हैं। हाँ देखिए क्या बात है। अच्छा जी ये बताएं मुझे कि अब 3rd वेव आ चुकी है, तो क्या तैयारी है सिंध हुकूमत, क्योंकि हम तो सिंध में रहते हैं, कराची में रहते हैं, कराची सिंध ही है, तो फिर उस हिसाब से आप बताएं कि अब अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होती है, अल्लाह ना करे बिल्कुल ना हो, दुआ है हमारी, पर अगर होती है तो पहले से क्या तैयारियां जो है वो हुई? यानी कब्रें खोल के रखें? नहीं वो तो हम खुद ही खोल लेंगे। सिंध हुकूमत की तैयारी है कि सिंध हुकूमत चाह रही थी कि वैक्सीन, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो वैक्सीन मंगा रही है, हमारी वफाकी हुकूमत की अटेंशन वैक्सीन पे बहुत कम रही है। मतलब हमारी वफाकी हुकूमत अभी जैसे हम पे बड़ी तनकीद होती है कि यहाँ कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, सांप के काटने की सिंध में वैक्सीन नहीं है। अच्छा ये हम पे तनकीद तो होती है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आती कहाँ से। ये हमें वफाकी हुकूमत देती है, वफाकी हुकूमत दरामद कराती है इंडिया से या चाइना से, फिर तमाम सूबों को देती है। लेकिन हमें यहाँ में तकरीबन कोई 54 इनको लेटर्स लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें वैक्सीन नहीं मिली। अब ये जो वैक्सीन थी, सिंध हुकूमत ने फैसला ये किया कि हम चाइना से खुद मंगा लेंगे, चाइना से मंगाना पड़े, यूरोप से मंगाना पड़े, जो डेवलपमेंट फंड है हम यहाँ लगा देंगे, लेकिन हमसे पहले इंसान को हमने बचाना है, इंसानियत को हमने बचाना है। लेकिन उसके अंदर ये हुआ कि 10 लाख की कोई खेप भेज दी थी 3 करोड़ आवाम के लिए, वो ज़कात के तौर पे चाइना ने, और वो जहाज में से कुछ वैक्सीन यहाँ सिंध को दी थी। और सिंध को जो दी थी, मैं आपको समझ लें कि हमें तो कभी भी मायदे के इतना ना पानी मिलता है, ना गैस मिलता है, ना या बिजली मिलती है। जहाँ वैक्सीन रह गई थी, वैक्सीन भी हमें नहीं मिली। सुन तो लिया ना, हम लकी लोग हैं, हमने सुना है, हमें मिली नहीं है। हाँ। लेकिन इसके बावजूद ऐसे मैं तारीफ करूं, मैं गया था डॉक्टर सिमी जमाली का जो वहाँ जना अस्पताल में इंतजाम था, वंडरफुल। मैं कहता हूँ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छा था। सफाई बहुत थी, लाइनें बड़े प्यार से लगी हुई थी, बहुत सारे बूथ थे, कोई पैनिक नहीं था, हर आदमी अपना फॉर्म भर रहा था। मतलब मुझे अच्छा लगा, बल्कि हम वहाँ थे ही तो डॉक्टर सिमी जमाली आ भी गई वो राउंड में ना, फिर हमारी मुलाकात भी हुई। तो मतलब तारीफ की बात है। मैं बल्कि लोगों को एडवाइस करूंगा कि जिसका वहाँ का आया हुआ है कॉल, तो वो वहीं जाए और लगवाए। अच्छा अच्छा, इस पे भी बात करेंगे। सफाई बहुत थी। 2 दिन पहले वैक्सीन लगी और 2 दिन बाद कोरोना हो गया इमरान खान साहब। वो पहले से पल रहा था अंदर। हाँ, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? कहा है असल में मैं कह रहा हूँ ना, अभी कुछ फैसले माहिरीन नहीं कर पा रहे, माहिरीन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। मतलब लोग जो है ना, इनका कहना ये है कि 22 तारीख को उनकी डेट थी तो 21 को कोरोना हो गया। ये भी कारीगर लोग हैं, समझते हैं। ठीक है। पीपल्स पार्टी वाले ना ये वो पर्ची निकाल लेते हैं ना, इनको सितारों का हाल पता होता है। अच्छा ये इस पे बात करेंगे, बड़ी मजे की एक चीज है। क्या करें, यहाँ से ये लोग बोलते हैं कि नहीं और नहीं बोलना, और बोलना ही नहीं, क्योंकि एक चीज होती है जो बोलो, हाँ बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है बोलता है, कुछ नहीं बोलेगा। उन्होंने कहा ब्रेक में बोलना भी जरूरत नहीं है बोलने की। तो जी नाजरीन, आप देखते रहे हमारे शो पे, इसी तरह से थोड़ी बहुत कराची के मसाइल पे भी बात होगी, साथ साथ जो अभी सिचुएशन चल रही है उस पर भी बात होगी, थोड़ा बहुत हंसी मजाक कराची में उस पे बोलो ना, गुज्जर नाले पे ये पीपल्स पार्टी वाले बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत सारी बातें बोलनी है। गुज्जर नाले की जमीन अब किसको बांटेंगे? ठीक है जी, हम ब्रेक से वापस आते हैं और बात करते हैं, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। आज मुझे ना बालों का होश है, ना मुझे मेकअप का होश है, मुझे आज कॉलर्स का भी होश नहीं है कि कॉलर मुझे कॉल करेंगे, क्योंकि आज मुझे शो पे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़े की बातें हो रही है। अच्छा ये बताइए, पहली दफ़ा कोई शो हो रहा होगा कि कोई ऐसे सख्त इंसान बैठे हुए हैं जो हमारे मेरे शो पे तो बड़ा, एक शो पे आ चुके हैं और आज ये दूसरा शो है, और उस दिन PTI के भी आए हुए थे हमारे गेस्ट। तो फिर मैंने एक सवाल किया था, उसके बाद बड़ा धुआंधार सिस्टम हो गया था। हालांकि यहाँ से मुझे कहा जा रहा था ब्रेक ले लो, मैंने कहा 1 मिनट दिल की बात तो करने दो। सेंटिमेंटल ऑफ द कॉन्टिनेंट। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कभी हम भी जज्बाती हो जाते हैं। अच्छा ये बताएं, कराची के मसाइल, वो एक बहुत अच्छे इंसान मुझे मिले थे और वो मुझे कह रहे हैं कि आपको नहीं पता सारे रोड बन चुके हैं,
आपको नहीं पता सेवरेज सारा निज़ाम अच्छा हो गया, पानी तो हर जगह आ रहा है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। तो मैंने कहा यार ये आधे घंटे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, अभी अभी हो गया, अभी अभी हो गया। हाँ। तो आप इस पे क्या कहते हैं, वाकई काम हो रहा है? मतलब काम हो रहा है, अगर काम नहीं होता तो लाजमी सी बात है, ना पानी होता फिर ना रोड होते। हाँ। फिर नहीं मतलब एक टाइम पे तो बहुत रुक चुका था, कुछ हो नहीं रहा था। आप तो कह रहे हैं ना कि अब कराची में काम हो रहे हैं और नासिर हुसैन शाह साहब खुद जाते हैं, ये वाली सारी बातें हमने सुनी। इस पे आप क्या असल में मेयर कराची के पास जो चीज़ें थी, मेयर कराची अपना टाइम पूरा किया और पेपर जो है अवाम में लगा के चला गया, इख्तियारात मुझे नहीं मिले। असल में 2013 बलदियाती एक्ट जो पास हुआ था, तमाम जमातों का मुश्तरका तौर पे APC के बाद फैसला था कि इख्तियारात दे दिए जाए। इख्तियारात किसको दे दिए जाए? मेयर कराची को। अब लोग सब सिंध हुकूमत की तरफ रहे होते हैं, काम मेयर कराची ने करना, क्या काम करना है? स्ट्रीट लाइट्स मेयर कराची ने लगानी थी, बगा जितने थे मेयर कराची ने सही करने थे, फिर अंडर बाईपासेस रोड जो थे वो मेयर कराची के थे, छोटे बड़े जो नाले कराची के अंदर 200 छोटे और 13 बड़े नाले, ये मेयर कराची की जिम्मेदारी थी सही करने। फायरब्रिगेड की गाड़ियाँ हो गई, इनको जो है वो कराची के अंदर 13 बड़े अस्पताल मेयर कराची के अंडर जो है वो काम करते थे। तो मेयर कराची के पास काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को पता ही नहीं कि इख्तियारात थी। हमारा काम था सिर्फ फंड देना, और फंड जितना हमने दिया इनको तकरीबन 1 खरब और 63 अरब मैं करूं। देखिए इख्तियारात तो थे, अगर वो ये कहे 1 खरब और 63 अरब रुपया, हाँ ये वो फंड जो बकौल फारूक सत्तार साहब के कि इतना फंड इनको मिला है, जो मेरे नॉलेज में, मैं जब था इसमें MKM के अंदर तो मैंने सवाल किया था वसीम अख्तर से और अपनी राब्ता कमेटी से कि इतना बड़ा फंड आ रहा है, यूटिलाइज कहाँ हो रहा है? लेकिन यूटिलाइज इन्होंने बजाय ऑडिट देने के मुझे कहा अपनी MKM बना लो, तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। तो बहरहाल आज उन्होंने अपनी MKM एक बना ली और वो एक खुद भी काम कर ही रहे हैं। लेकिन सारे काम के अंदर जो हमारी जिम्मेदारी थी, दूसरा कराची के अंदर जो मैंडेट, अब क्योंकि 2018 25 जुलाई के बाद कराची आज़ाद हुआ था, उन लोगों से जो कराची में कहते थे वोट डल गया, आप चले जाओ आगे, अवान साहब आपको वोट डल गया, आपको देख रहा है, हाँ उसने कॉल कर दिए। अच्छा वो चाह रहा है कि मैं कोई बात करूं। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपके मेहमानों को भी। वालेकुम सलाम। साहब बैठे हुए, खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साजिद साहब बैठे हुए ना, ये बैठे हुए अवान साहब अक्सर कह रहे होते हैं ना कि मेरे ख्याल में 12 साल गवर्नमेंट हो गई, सिर्फ 10 बस दी थी, वो 10 बस भी पता नहीं अब कहाँ चलेगी, नजर नहीं सकता। मैंने चंद दिन पहले भी कहा था 4.5 किलोमीटर का ऑरेंज लाइन बन रहा है, BRT पे तो कहते हैं लोग बड़ा करप्शन हो रहा है। 4.5 किलोमीटर का ये ग्रीन लाइन, ये ऑरेंज लाइन जो बन रहा है, जिसको आप बिजली सत्ता के नाम से, ये अब तक मुकम्मल नहीं, सिर्फ 4.5 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है। ये मेरे ख्याल 15 या 16 से बन रहा है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। फिर बात वही आ जाती, कहते देखिए कहते कि वो नहीं बना तो ये, भाई आप अपना तो बना के छोड़ देना, दूसरे पे इल्जाम नहीं दें। और ख्वाजा साहब को पता है 18वीं तरमीम के बाद हुआ क्या है? ये PTI सब कहते थे 18वीं तरमीम पे MKM छुप रही है, MKM छुप रही है। ख्वाजा साहब बहुत अच्छे कानूनदान है, वो बता सकते हैं 18वीं तरमीम के बाद हुआ क्या है, सिंध गवर्नमेंट ने किया क्या है। असल में मसला पता है क्या है? चलिए मैं अवान साहब की बात मान लेता है। अवान साहब माशाल्लाह, मैं नमाज पढ़ते हुए इनको देखता हूँ, आते हैं जुम्मे के दिन नमाज ही पढ़ते हैं। सच जुम्मे क्या फैसला करें, सच फैसला करें अपने दिल पे हाथ रख के कि 12 से 13 साल में सिंध गवर्नमेंट ने अंदरूनी सिंध से लेके कराची को दिया क्या है अपने। देखिए मैं एक बात जानता हूँ, जो दिल हमें मर के ना एक अल्लाह के पास भी हुजूर जाना होता है, उसके खौफ खुदा भी रखे, सच फैसला करे। जैसे मैं ठीक है जी, ठीक है, आपको सुन रहे हैं। कुत्ते मारने की दवाई भी ली है। असल बात ये कि जिसका ये अच्छा, आप तो जुम्मे की नमाज में मिलते हैं, उन्होंने कहा। हाँ, जुम्मे की नमाज में अक्सर वो देखते हैं। जुम्मे की नमाज में से मुराद है, जुम्मे की नमाज में भी मैं सुबह मॉर्निंग शो के अंदर तकरीबन आता हूँ, यासिर भाई के शो में। असल में 18वीं तरमीम है क्या चीज़? 18वीं तरमीम किसको बोलते हैं? सुबह खुद मुख्तियारी क्यों दी गई थी? असल में इस्लामाबाद में बैठा वजीर आजम ना हमेशा वो बेरोजगार रहा है, वो डाका मारता था सूबों के ऊपर, सूबों से जो रेवेन्यू निकलता था वो ले जाता था अपने पास, फिर जो देना होता था वसाइल वो देता था। ऐसा हुआ कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबा जो वसाइल निकालेगा, उस वसाइल पे सबसे पहले उसका हक होगा। यानी कि अगर कराची इनको रेवेन्यू निकाल के दे रहा है 72%, तो उसका रेवेन्यू का 50% जो होगा सबसे पहले अपना NFC अवार्ड की रकम की मद के अंदर उस सूबे को मिलेगा। तो हुआ ये कि NFC अवार्ड की रकम जो थी हमें अभी तक जो है 113 रुपये इनके पास पेंडिंग है वफाकी हुकूमत की तरफ। होता ये कि कराची के अंदर जिन मंसूबों की बात कर रहे हैं, ग्रीन लाइन का मंसूबा है, ये सिर्फ जो है वो सिंध हुकूमत का नहीं, ये मुश्तरका मंसूबा है वफाकी हुकूमत का और सिंध हुकूमत का। इसमें जो लेट हो रहा है या डिले हो रहा है उसकी वजह वफाकी हुकूमत की नाअहली है, और वो फंड जो उन्होंने देना है, वो चीज़ें जो वसाइल उन्होंने देने वो रोक के रखे हुए। अभी लास्ट
हमारी जो एक मीटिंग हुई थी सिंध हुकूमत की, वज़ीर आला साहब ने उसमें अपने तमाम वज़ीर से बुलाए थे और उसके ऊपर भी जो है अटेंशन गई थी। उसमें हमने लिखा था कि इस वफाकी हुकूमत को कि अगर आपने फंड नहीं देना है तो ग्रीन लाइन के मंसूबे पे आप छोड़ दें, हमें ज़रूरत नहीं है आपके फंड की, हम इसको खुद चला लेंगे, इस मंसूबे को हम खुद चला लेंगे। जो सिंध हुकूमत के जो मंसूबे होते हैं, अभी आप देखें शहीद मिलत अंडर बाईपास, हालांकि ये हमारा काम नहीं था, मेयर कराची की जिम्मेदारी थी। अंडर बाईपास बनाना मेयर कराची की जिम्मेदारी में आता है। हमने 2000 समझ लें कि 21-20 के अंदर ये कराची को बड़ा तोहफा दिया। फिर अगर जो सिंध हुकूमत के जो अगर मैं बात करूँ, लियारी एक्सप्रेस वे, ये सिंध हुकूमत ने कंप्लीट किया था, वफाकी हुकूमत का लेना देना कुछ नहीं था। उसमें कितने मकानात थे, कितने घर थे, लोगों की शॉप्स थी, कंपनियां थी, फैक्ट्रियां थी। हमने बड़े तरीके के साथ, अल्लाह का शुक्र, एक बड़ा मंसूबा, और अभी एक बड़े मंसूबे का दोबारा इफ्तिताह किया जो कि आपके कुरंगी एक्सप्रेस वे, कुरंगी एक्सप्रेस वे यहाँ से लेकर आपके सुपर हाईवे को टच करेगा और सिर्फ 22 मिनट के अंदर। ये वो चीजें जो सिंध हुकूमत कराची को दे रही है। लेकिन कराची में 25 जुलाई 2018 से पहले ये कराची में एक माफिया होता था, ना वो ट्रांसपोर्ट को चलने देता था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की भी इन्होंने निशानगी की। ट्रांसपोर्ट रहती कहाँ थी, कभी 20 बसें जला दी, कभी 10 बसें जला दी। फिर यहाँ एक माफिया है, ट्रांसपोर्ट का भी बहुत बड़ा माफिया इस कराची के अंदर मौजूद है। अब जाके हमने प्लान तैयार किए हैं, क्योंकि अब वो लोग कराची वालों ने वोट ना देके उनको कहा अब आपकी जरूरत नहीं है, हमें अब जरूरत नहीं है। तो आप बात ये है कि अब तरीके इंसाफ को वोट दिए 21 एमए ने, इस वक्त तरीके इंसाफ के 26 MP उनके मौजूद हैं, गवर्नर, सदर पाकिस्तान। सिर्फ कराची ने आवाज लगाई वजीर आजम कराची से, अब कराची से वजीर आजम भी कराची से मौजूद है। मैंडेट इस वक्त तरीके इंसाफ के पास है, और कुछ मैंडेट जो है वो MKM के पास है। मैंडेट इनके पास है, लेकिन इन्होंने काम नहीं करना। ना हमें 162 रुपए का जो इन्होंने पैकेज का ऐलान किया, 1 रुपया इस पैकेज में से नहीं दिया। फिर इन्होंने कहा कि NFC अवार्ड की जो रकम है हम आपको देंगे, वो रकम भी हमें नहीं देते। 1100 करोड़ रुपए का वजीर आजम साहब ने ऐलान किया, कमेटियां बनाई, आजकल वो डायरेक्शन ही कमेटियां दे रही हैं, लेकिन 1 रुपया नहीं दिया। जितने वसाइल हमारे पास मौजूद होते हैं, मैं आपके तवज्जुह से जो भाई बात कर रहे थे, उस वसाइल के अंदर कराची से हम हैदराबाद पूरा नहीं करते, हम कश्मीर तक की बात कर रहे हैं। और कराची से लेकर कश्मीर तक के टोटल जो जिले हैं वो टोटल 30 से 32 जिले हैं, और 32 जिलों में से अगर आप कराची को बाहर निकालें, कराची के 6 थे, अब 7 जिले बन गए। इस कराची के अंदर ही क्यों मसाइल? कराची में मसाइल इसलिए है, कराची के अंदर इशू ये, कराची के अंदर प्रॉब्लम ये, कराची सबको ऑन करता है लेकिन कराची को कोई ऑन नहीं करता है। बदकिस्मती कराची में वफाक में आने वाली जो भी हुकूमत होती है ना, सौतेली माँ वाला रवैया कराची के साथ रखती है। और उसके बाद नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है जो नुकसान इस वक्त हम मजाला उन्हें उठा रहे हैं हम लोग, जो नुकसान हम लोग उठा रहे हैं। तो बहरहाल हमें सब ने मिलकर कराची के लिए मेहनत करनी है, सब ने मिलकर बजाय तनकीद बराए तनकीद करें, तनकीद बराए असलाह करें। क्योंकि उन्होंने बात की ट्रांसपोर्ट के ऊपर हमारे प्लान्स तैयार हैं, इंटर बस सर्विस सभी इंशाल्लाह ताला जल्द स्टार्ट हो जाएगी। फिर ऑरेंज लाइन हम कराची में स्टार्ट कर रहे हैं, पिंक लाइन कराची में स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लू लाइन कराची से स्टार्ट कर रहे हैं। वो ट्रांसपोर्ट जितने भी ये प्लान्स सिर्फ पेपरों तक नहीं है, ये अमली काम भी करेंगे। वो नहीं है कि 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकानात मुंह की जो है वो हम लोग बातें करें, हम कहते हैं अमली काम भी हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। ख्वाजा साहब से पूछते हैं अपने स्टाइल में। ख्वाजा साहब ने केस कर देना। ख्वाजा साहब झूठ बोल रही है, यही कह रहे होंगे ख्वाजा साहब। ये सारी लाइनें दे रहे हैं, ऑरेंज भी, पिंक भी, ब्लू भी। अल्लाह करे ये पता नहीं लाइन किसको कहते हैं। ख्वाजा साहब ने बात ही खत्म कर दी है। अच्छा ये बताइए ख्वाजा साहब, कराची के ये जो हालात हैं, ये आपको ये देखिए जी, कराची में हालात जो है अभी सिर्फ शाबान का चांद निकला है तो डकैतियां बढ़ गई हैं। हाँ। और अभी आप देखिएगा कि रमजान जो आ रहा है तो उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और बढ़ जाती है, और डाकुओं के ऊपर भी घर से प्रेशर बढ़ जाता है कि पैसे हाँ। चाहिए, तो वो भी रोजगार के लिए निकलते हैं फुल टाइम। और अवाम भी बेचारे कोई इफ्तारी खरीदने निकलता हाँ। है, खवातीन जो है कपड़े खरीदने, बच्चे जूते खरीदने, सारी चीजें के लिए निकलते हैं। तो उसके बाद देखिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या होती है। अल्लाह ताला रहम करे। अपनी पुलिस का तो हमें पता ही है, वो मसरूफ है बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल में, और बाकी जो बैंकों के बाहर गार्ड बैठे हैं 4-4 फुट के गार्ड हैं, उनसे बड़ी बंदूक है, ये सारे सिफारशी भर्ती किए हुए, नीली वर्दी पहना के इनको बिठा देते हैं। तो सर इन कंपनियों को कोई पूछने वाला नहीं है? ये कंपनियां सारी पिस्टल गन चलाने की आती कि नहीं आती? नहीं आप चलवा के देखिए। मैं तो ये है ना पीपल्स पार्टी के रहनुमाया, मैं इनको कहता हूँ कि सुबह सारे जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों के गार्ड हैं, इनको नेशनल स्टेडियम में पहले तो इनकी मार्च करवाएं। हाँ बिल्कुल, इनको मार्च करनी भी नहीं आएगी, फिर इनसे कहे कि जरा गन चला के दिखाओ, आधों को गन पकड़नी नहीं आएगी। लेकिन ये सारे भर्ती हुए हैं नीली वर्दी पहन के, और वो बैंकों के बाहर खड़े होके ये वो खीरे खरीद के खा रहे होते हैं, चने खा रहे होते हैं,
वो डॉक्टरों के टेम्परेचर चेक कर रहे होते हैं। अब बात तो अच्छा, हम तो नए काम पे लग गए ना, अब हमारे पास तो वो होता है जहाँ जाओ वो पहले चेक करते हैं क्या अब बजाय घर के बड़ी अच्छी एक बात की कि आजकल जो गार्ड है ना वो डॉक्टर का टेम्परेचर चेक कर रहा है कि डॉक्टर नहीं पता है वहां से एक चेक कराता है। मेरी एक क्लाइंट आई तो खांस रही थी, मैंने कहा बीबी अपने आप को चेक कराओ, ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोरोना हो। कहती है नहीं सर, मैं सुबह बैंक गई थी, मैंने टेम्परेचर चेक कराया। क्या बात है, देखिए आजकल टेम्परेचर भी बैंक में चेक होता है। बैंक में चेक होता है। अच्छा ये बताएं कि अब जो है क्योंकि तकरीबन 1 महीने बाद फिर रमजान है, तो रमजान की क्या तैयारी जो डकैतियां होगी उसकी बात कर रहे हैं। नहीं वो तो हमें पता होनी है, वो तो होनी है, उस पे कितनी रोकथाम होगी वो भी हमें पता है, वो भी पता है। वो भी असल में डकैतियां क्यों बढ़ रही हैं, क्या वजूहात हैं? लोगों के वसाइल, महंगाई, फिर बेरोजगारी। जिस हद तक यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई है, 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा, 1 करोड़ इस वक्त 19 लाख असद उम्र बकोल के बेरोजगार हो चुके हैं। फिर रमजान में 1 करोड़ आदमी सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा, सिर्फ एक टिटी लेनी है, बर्फ रोजगार हो जाता है वो। अब बात ये कि बच्चा छोटा है ना, मासूम, वो जब रोता है ना, वो कहता है मुझे जो है वो दूध की जरूरत है। अब बात ये कि बाप क्या करेगा, उसने जाके चोरी करनी है, जेब काटना है, डकैती मारनी है, उसने क्या करना है। तो इस वक्त बात ये है कि एक आलमी वबा भी है, आलमी वबा के साथ बेरोजगारी भी है, फिर इसी तरीके से जो हालात है इस वक्त महंगाई का तूफान बरपा है, तो फिर क्या करना है, फिर इंसान ने यही करना है। लेकिन सारे काम के अंदर, रमजान के अंदर हमें समझने की ये जरूरत है कि हर क्योंकि अभी कुछ प्लान्स दिए वफाकी हुकूमत ने, कुछ जगहों पर कुछ चीज़ें जो है वो कम की हैं कि ज़रूरियात की चीज़ें, दालें हो गई, घी हो गया, ऑयल हो गया। अभी तरावियों के SOP भी आने बाकी है। अच्छा, आगे वो 10 बजे बंद हो जाएंगी या चलती रहेंगी? हाँ, उस पर क्योंकि अभी वो NCOC फैसला करेगी कितना उसमें क्या करना है, ये चीज़ें टेंशन आएगी आगे। लेकिन इसमें अभी ये कि रमज़ान के लिए सिंध हुकूमत की तरफ से कमेटियां बनी हैं और अच्छा पैकेज दे रहे हैं। उस पर सब्सिडी जो है वो ख़ास तौर पे जिन पे हाउस होल्ड जो आइटम होते हैं, तकरीबन उसमें से कोई 35 से 36 आइटम है जिस पे सब्सिडी हम लोग जो है वो दे रहे हैं, आवाम को एक रिलीफ दे रहे हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो बच्चों के जो पापे होते हैं, वहाँ से हर चीज़ पर इंशाल्लाह ताला एक अच्छा पैकेज सिंध की तरफ से जो है वो सिंध हुकूमत की तरफ से देंगे। और उसमें इंशाल्लाह रमज़ान एक अच्छे तरीके से जो हमारी इबादत हैं वो इंशाल्लाह डिस्टर्ब नहीं होंगी और लोग अच्छे से अपना रमज़ान कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ऐसा कब होगा कि दुनिया भर में रमज़ान आते हैं और लोग जो हैं वहाँ पे 50% ऑफ पे चले जाते हैं और हमारे यहाँ तो फिर 100% महंगाई बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल, हमारा खजूरें भी महंगी हो जाती हैं, पता है आपको। और रमज़ान में आजकल आम भी, गर्मियों में रमज़ान आ रहे हैं, आम भी आ जाते हैं और हर किसी का दिल होता है कि रफ्तार में आम तो 500 किलो के आम लेना। तो ये बताएं, सॉरी, तो ये बताएं कि ऐसा ये ख्वाब ही रहेगा, ये ऐसा कुछ होगा? देखिए, ये तो हमारे जो ताजिर हजरात हैं, ताजिर एसोसिएशन जो मौजूद है, ये तो इनको काम है कि कम से कम खुदा के लिए अपनी जो इनकी जो नीचे लोग काम करते हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रियल्स हैं, उनको समझाएं कि यार चीज़ों को आप असल में रमज़ान में ताजिरों के खर्चे बड़े बढ़ जाते हैं क्योंकि वो ज़कात भी करते हैं, खैरात भी करते हैं, इफ्तारियाँ भी कराते हैं, तो वो फिर सारा महंगाई करके लूटते हैं। तो इधर से लेते जाते हैं, उधर से बढ़ते जाते हैं, बैलेंस होता जाता है। तो ताजिरों को कौन पूछेगा? अच्छा, जितने रमजान में, अच्छा जो रमजान में मर जाते हैं तो सारे उनके जनाजे में कह रहे होते हैं वाह वाह वाह, अल्लाह ताला ने देखे रमजान का महीना इनको नसीब किया है। ओह 27वीं को मरा है, देखिए आज जुमा भी है, माशाल्लाह बख्शा गया। बोला ये रोज इफ्तारी कराता था। अच्छा, और ये नहीं बताते कि वो स्विच लगाता था। अब इसके अंदर ये है कि तमाम जितने DCs हैं हमारे, जो SCs हैं, तमाम को डायरेक्शन दी है कि खास तौर पे जहां बख्शने का इंतजाम भी है, साथ साथ गुनाह माफ कराने का भी इंतजाम है। एक टिकट में 2 मजे हैं। अच्छा, जो रेड लिस्ट दिए हैं वो रेड लिस्ट जिनको चाहे वो पतारे वाला है, दुकानदार है, ठेले वाला है या दूध वाला है, जो रेड लिस्ट पे जो है वो अगर थोड़ा सा अगर वो ऊपर करता है रेट्स को, तो उसको तमाम DCs को डायरेक्शन दिए कि फ़ौरन गिरफ्तार करें और फ़ौरन को उसी वक्त जो है ना जेल रवाना करें। तो हाँ, अच्छा, ये इसको यहीं रोकेंगे फिर आगे चलेंगे। मैं अब आपसे पूछती हूँ, जेल रवाना करेंगे तो उसमें क्या होता है? उस बेचारे को और खर्चा हो जाएगा, जमानत कराएगा, वकील को देगा, वहाँ खर्चियाँ बांटेगा। वो बेचारे ने उतना कमाया नहीं, उससे दुगना दे के आ जाएगा। अच्छा, और रेड लिस्ट भी पता नहीं ये खुद ही बनाते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो बस समझ नहीं आती वो रेड कब हो जाती है। अच्छा, ठीक है। देखिए, आवाम को चाहिए कोई ग्रीन लिस्ट दें,
मोबाइल फोन बड़ा एक्सेस है, बहुत आसान तरीका है। जहाँ भी जाए अगर फ्रूट की वो किसी ठेले पे जा रहे हैं तो उसको बोले रेड लिस्ट हमें दिखाए। हर आदमी के पास रेड लिस्ट मौजूद होती है, चाहे वो दुकान वाला, अच्छा नहीं, वो ज्यादातर तो वो जो पथारों में लोग होते हैं उनको तो बात करने की भी तमीज नहीं होती। पता नहीं, मैंने एक कार्टून देखा था कि वो एक आदमी को ना बाजार में लोग मार रहे हैं, उन्होंने क्या हुआ, इस बेचारे ने क्या किया है, बोला ये रेडियो से ना वो क्या मंडियों के भाव पढ़ के आ गया यहाँ सौदा लेने। तो कह रहे पागल है, पागल है। हाँ, तो ये वाली चीज भी है ना, अगर आप पूछे तो वो बोलते नहीं है 20 रुपए किलो टमाटर रेडियो में आया। हाँ। वो आ गया बेचारा लेने, 20 रुपए मारना शुरू कर दिया। हाँ। बोला पागल है। मोबाइल फोन आजकल एक्सेस है, शिकायती कैंप जो है कंप्लेंट सेंटर मौजूद होता है। अगर कोई काम नहीं कर रहा है या मतलब महंगी चीजें अगर वो दे रहा है तो आपने फौरन शिकायत करें वहाँ के। इसके बाद जो है वो रेड लिस्ट नहीं, हम असल में जब जाते हैं ना, रश होता है, रश के चक्कर में हम लोग रेट पता ही नहीं करते कि हमने, लेकिन ये हमें करने पूछना चाहिए। बासियत हमें जो है वो शेरी जो है, अगर हम कुछ चीज लेने जा रहे हैं तो चाहे दूध की दुकान क्यों ना, उसको बोलें जी रेड लिस्ट मुझे नहीं। पर ऐसा एकदम क्यों नहीं होता कि कोई शॉप है तो उसके बाद रेट लिस्ट हो, अगर कोई ठेला है तो उसके ऊपर सामने रेट लिस्ट हो, ये चीज, वरना इसके ऊपर एक्शन होगा। ऐसी तो रेट लिस्ट तो वो ऐसे करके नीचे होती है ना। नहीं, वैसे लगी हुई भी होती है, आवेजा होती है। अच्छा, मगर उसमें मतलब जो समझ ये होता है कि इसको पढ़ना मना है। अच्छा, जैसे कहते हैं यहाँ सिगरेट पीना मना है। हाँ। इसी तरह ये रेट लिस्ट पढ़ना मना है। ठीक है जी। अच्छा, ये बताएं कि एक चीज़ जो कि मुझे लगता है कि मेरे भी जहन में सवाल है और काफ़ी लोगों के जहन में सवाल होगा कि अब कोरोना आया, फिर कम हुआ, फिर आया, फिर कम हुआ, फिर उसको भी चस्का लग गया ना, आता जाता रहेगा। तीसरी लहर है। हाँ, पर ये नहीं पता अगली दफा अपनी वाइफ के साथ आ जाएगा। बोला भी कोरोना का कपल आ गया। हाँ, तो फिर तो और मुश्किल हो जाएगी। वाइफ आपको पता बड़ी स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग होती है वो। जब तो फिर समझ जाता है। अवाम जो है वो सीरियस नहीं ले रही इस कोरोना को। उसकी वजह ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने कौम से खिताब किया था और कहा था कि वज़ीर आज़म खुद भी सीरियस नहीं ले रहे थे, पकड़े गए। नज़ला हो जाए, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए तो समझो कोरोना नहीं है। तो वज़ीर आज़म साहब से पूछे अगर किसी में खातून अव्वल को भी हो गया, अल्लाह ताला रहम करे। अच्छा, हालांकि वो तो घर में ही रहती हैं। हाँ। तो अगर बात ये कि खांसी, नज़ला, जुकाम उनको नज़ला, खांसी, जुकाम हो जाए तो समझो नहीं कि कोरोना, सब अस्पताल चले जाएं। दूसरा ये कि वो एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एहतियाती तदबीर के लिए मैसेजेस चलते थे, टेलीविजन पे इश्तिहार चलते थे, और वो तो अभी आपको नजर ही नहीं आ रहे ना, अखबारात में नजर आ रहे हैं। तो अटेंशन हुकूमत को भी चाहिए। बजट खत्म हो गया ना, इश्तिहार दे के थक गए। हाँ, बिल्कुल। तो पैसे नहीं है, उतने का कोरोना नहीं है जितने का इश्तिहार आ गया। इश्तिहार आ गया, बिल्कुल। हाँ, वो अब इश्तिहार तो लाजमी सी बात है, उन्होंने देने। बजट खर्च करना है। अब हुकूमत बात ये है कि इस वक्त टेस्टिंग किट्स, इतनी कम टेस्टिंग किट्स हो रही है। अच्छा, 23 करोड़ आवाम के ऊपर, बजाय इश्तिहार देने के उतने पैसों की दवाई बांट दें। हाँ, ये भी है। अच्छा, ये बताइए, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं स्कूल, उसके ऊपर कोई टीम बनी हुई है, कौन उससे देख रहा है, इस पे कोई बात? बच्चे क्या फॉलो करते हैं? हाँ, नहीं बच्चे नहीं, मतलब एसओपीज को स्कूल्स जो हैं वो फॉलो। स्टाडियां ऑनलाइन लग गई है। इसमें ऐसा है कि ऑनलाइन तो पहले से ही थी, लेकिन अब वो ये है कि कंप्यूटर में लग गई। हाँ, कंप्यूटर पे लग गई। अब वो एक दिन का गैप दिया कि दूसरे दिन क्लासेस स्टार्ट होती हैं, गैप दिया जाता है। एसओपीज पे जो हमारे ड्राइवर हजरात हैं उनको अमल करने के लिए उनको कहा है कि आप सैनिटाइजर रखें, अच्छा, आप जो है वो मास्क रखें और स्प्रे करें पूरी गाड़ी के अंदर। अब वो करे, उसके लिए चेक एंड बैलेंस के लिए भी हमने चीज़ें की हुई है। और सईद गनी भाई जो हमारे मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, वो खुद एक दिन में तकरीबन समझ लें कि 20-20, 30-30 स्कूलों में खुद जाते हैं और खुद जाके बाकायदा वहाँ रेट करते हैं, और जाके वहाँ अगर कोई एसओपी की वायलेशन हो रही होती है तो उस वक्त फौरी तौर पे वो एक्शन ले लेते हैं। तो अभी बात ये कि स्कूलों पर मामला, खासतौर पर सिंध में जो स्कूल है, इतनी इस वक्त कहने की बात है, सिंध के स्कूलों में, यकीन करें, मैं ख्वाजा साहब की बात देखती हूँ, आज मेरे शो पे मेरी हंसी कंट्रोल में नहीं है। सिंध के स्कूलों में ना वो बच्चों के लिए बेचारे जो पानी का कूलर लगा होता है ना, वो कूलर पे ऐसे हाथ लगाओ तो करंट लगता है। अच्छा, सच बताओ, ये मुझे लगे पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लगा तो ये ख्वाजा साहब क्योंकि इनको आदत है मजाक करने की, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं और हाँ, वो स्कूलों में ऐसा होता है कि हल्का सा अर्थ आ रहा होता है क्योंकि वो मशीनें जो लगी होती हैं, अब उसमें बच्चे लाजमी सी बात है जब हाथ लगाते हैं उनको थोड़ा सा हल्का फील होता है कि यार शायद करंट है उसके अंदर ना। तो वो कई जगहों पर हमने भी बचपन के अंदर देखा है। हाँ, लेकिन वो अब ज्यादातर क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स भी यहाँ मौजूद है, प्राइवेट इस वक्त जो है वो चीजें। अच्छा, एक चीज क्योंकि जाते जाते टाइम का पता ही नहीं चला और आज का शो बहुत मजेदार हुआ, मतलब कुछ कोशिश की कि कुछ अच्छे सवालात भी हो जाए और जवाब मिल जाए, पर कहीं ना कहीं नहीं, अच्छा हुआ, बहुत मजे का हुआ है।
मुझे आज बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये चीज बताएं कि आप सवाल लिख के ले आया करें। यही तो मुश्किल है कि जो मुझे लिख के देता मैं उसके सवाल ही नहीं देखती। अच्छा ये मुझे बताएं कि अब जो बच्चे जो है बड़े परेशान है और कुछ बच्चे बड़े खुश हैं कि अच्छा थर्ड वेव आ गई, अच्छा इस बार भी ऐसे ही आगे चले जाएंगे हम लोग, अगली क्लास में चले जाएंगे। तो ऐसा क्या है बच्चे देख रहे हैं हमें, ताकि वो अपनी तैयारी पूरी रखें, भरपूर रखें, अगर उन्हें सरप्राइज नहीं मिलने वाला। देखिए स्कूल जितना ये गैप आया बच्चों को, गैप के अंदर लाजमी सी बात है बड़े सारे ऐसी चीज़ें जो वक्ती तौर पे नज़र नहीं आ रही हैं और बच्चे जितना इसको मजाक समझ रहे हैं, ख़ास तौर पे पता लग जाए ना छुट्टी अनाउंस होने वाली है, ऐसा हुआ है माजी के अंदर भी ऐसा हुआ है। कई जगहों पर हमने देखा कि स्कूल की जैसे 1 महीने की छुट्टी हुई, पूरी फौज बच्चों की निकल के आ गई, मतलब नारे मारना शुरू कर दिए, जी पाकिस्तान। तो थोड़ा सा हमें तालीम की तरफ अटेंशन हमें डालनी चाहिए और ख़ास तौर पे इस वक्त जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम के लिए हुकूमत ने जो तरीक़ेकार दिया हुआ है, स्कूलों को चाहिए कि खुदा के लिए फ़ीसों को अटेंशन ना रखें। फ़ीसें जो है वो इस कोरोना के अंदर माँ बाप, लाजमी सी बात है, कई जगहों पर ऐसा है कि उनकी जो इनकम थी, इनकम के जो सोर्सेज थे वो कम हुए, तो फीसों के ऊपर भी स्कूलों को चाहिए कि थोड़ा सा उनको कोई डिस्काउंट दे दे या फिर उसके अंदर कोई पैकेज अनाउंस करे बच्चों के लिए। और बच्चों को भी चाहिए कि अगर ऑनलाइन क्लासें हैं तो ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने के लिए जो तरीकेकार स्कूल ने दिया हुआ है उसको वो अडोप्ट करें। अच्छा, अलग करें इंशाल्लाह ये चीज़ें। बिल्कुल टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है, जाते जाते ये बताएं कि ये जो स्कूल हैं और ये फीसें कम कर दें, ये सब कुछ ऐसा कर दें, तो इसे ये करवाने वाला कौन है, मतलब कौन करवा सकता है ये? नहीं हुकूमत के ही होते हैं अहकाम। नहीं मुझे लगा कि ऊपर से कहीं होगा। नहीं उसमें अमल दरामद तो कोशिश करते हैं स्कूल वाले करने, लेकिन स्कूल वालों की अपनी मजबूरी ये होती है, स्कूल अगर किराए की बिल्डिंग है तो किराया भी देना है, मालिक मकान कम नहीं करता। फिर ये कि बच्चों की उस्तानियों की जो फीसें हैं वो फिर उस्तानियाँ ही नहीं होती, चौकीदार माली ये सारे बेचारे वो लोग होते हैं, उनके भी घर में चूल्हा जलना है। अब वो मालिक जेब से तो इतने पैसे नहीं दे सकता। तो ये एक सर्कल है तो वो पूरा फिर मैनेज करना चाहिए, उसका वो फार्मूला देना चाहिए। ये हफीज शेख साहब जो है ना हमारे वो इकोनॉमिस्ट हैं, टाइम बिल्कुल हैंड हो रहा है और ये इतने समझदार लोग हैं जब वो इलेक्शन से फारिग हो गए हैं तो उनको चाहिए ये कोई फार्मूला बैठ के बनाएं जरूर कि स्कूलों में फीस कैसे कम हो और उस्तादियों को तनख्वाहें कैसे मिलें, चौकीदारों को कैसे दें, ये काम सारा फीस शेख साहब को दे दें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, हमारे शो का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो खत्म बिल्कुल नहीं हो चुका, मतलब मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। कुछ लोग होते हैं ना आपके जो सोच रहे होते हैं कि शो खत्म हो गया तो चलो अब हम आएंगे, पर मैं भी हुकूमत की तरह सीट नहीं छोड़ने वाली अपनी। हमारा मैं हमेशा यार होगी। खैर ये मजाक था। आज एक अच्छा माहौल बना हुआ है, जब अच्छे गेस्ट आते हैं, अच्छा माहौल होता है तो दिल भी करता है कि कुछ दिल की बातें हो जाए। तो अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह मेरा शो देखते रहें, अपनी मोहब्बत इस तरह से दें मुझे कि फीडबैक अच्छा देते रहें और कुछ नहीं। अपना बहुत ख्याल रहें, नेक्स्ट हफ्ते फिर आऊँगी मैं। अल्लाह हाफिज़।